लैंडफॉर्म से रिलेटेड, वॉल्केनो से रिलेटेड, इरोजनल कॉन्सेप्ट, डिपोजिशनल कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये टॉपिक जो आपका आता है जिसमें लैंडफॉर्म्स, इरोजनल एंड डिपोजिशनल एजेंट्स वगैरह वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा, जब मैं मास मूवमेंट की बात कर रहा था, वहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रहा था वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा था और कोई भी चीज़ उसके अलावा नहीं थी। रेगिस्तान में जाते हो, सैंड ड्यून्स देखते हैं, डू यू रियलाइज कि सैंड ड्यून सेम रहता है? नहीं। लेट अस अज्यूम कि छोटे छोटे क्रैक्स वगैरह हैं, छोटे मोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसी लैंडफॉर्म के। जब विंड आई उसको उड़ाया, हटा दिया। और ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए और आपको एग्जामिनेशन में अगर जरूरत पड़े तो आपको बनाना पड़ेगा। सैंड ड्यून्स आप जानते हैं रेफर्स टू द हीप एंड माउंट्स ऑफ सैंड, यानी कि अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके से जो शेप्स बनी हुई है सैंड की, वो सैंड ड्यून्स हैं। कि सीलिंग से पानी और लाइमस्टोन के ड्रॉपलेट्स गिरी जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे गिरते हुए ना कभी कभार ये जमा भी हो रहे हैं। Hello aspirants, welcome to PW Only IAS. I am here Harpreet Singh with another lecture from the Physical Geography series. अभी तक हम 3 लेक्चर्स ज्योग्राफी के कर चुके हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के, और ये नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है जो कि है जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 3। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए जियोमॉर्फोलॉजी के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, लैंडफॉर्म से रिलेटेड, वॉल्केनो से रिलेटेड, इरोजनल कॉन्सेप्ट, डिपोजिशनल कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज याद रखिएगा। ये पिछले चैप्टर की कंटिन्यूटी भी है। ऑब्वियसली जियोमॉर्फोलॉजी सारी चीजों से एक दूसरे से रिलेटेड भी है, बट ये बहुत ही इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सिविल सर्विसेज के प्रीलिम एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से नोट करिएगा, और जरूरत पड़े तो दोबारा लेक्चर देखिए अगर समझ में ना आए तो। लेट अस बिगिन विद टुडेज लेक्चर, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 3। दिस इज माय टेलीग्राम अकाउंट विद फिजिक्स वाला। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पीडीएफ्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी की बहुत सारी नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एंड सोसाइटी एंड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इन जनरल, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहली बात, इरोजन, डिपोजिशन एंड लैंडफॉर्म्स। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में वोल्केनिज्म एंड वोल्केनोज, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम वोल्केनोज एंड वोल्केनिक कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना था, जो कि ये लेक्चर है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक जो आपका आता है जिसमें लैंडफॉर्म्स, इरोजनल एंड डिपोजिशनल एजेंट्स वगैरह वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज, बहुत सारे डायग्राम्स मैंने बनाए हैं हैंडमेड, इन सबको यूज करिएगा अपने एग्जामिनेशन में भी। लेट्स बिगिन विद टुडेस कॉन्सेप्ट। हल्का सा रिकैप कर लेता हूं, जो चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी वो यहां पे दोबारा से वैलिड होगी। क्या चीज बताई थी मैंने? आपको शायद याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने एक चीज बोली थी, फैक्टर फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ्स क्रस्ट। हम लोगों ने एंडोजेनिक या हाइपोजेनिक सारा कर लिया था। उसके बाद में जब एक्सोजेनेटिक या एपिजेनेटिक, ये तीनों नाम है, ये कर रहा था, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये 2 टॉपिक्स कर लिए थे। वी हैड डन वेदरिंग एंड वी हैड डन मास मूवमेंट, जहां पे हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग देखते हैं, और साथ में मास मूवमेंट में स्लो, रैपिड, वेरी रैपिड मूवमेंट्स देखते हैं। अब बात आएगी इरोजन एंड डिपोजिशन की, और इन दोनों चीजों को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और साथ साथ लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं इनकी वजह से, वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अगेन इसकी कंटिन्यूटी में ही एक और स्लाइड है जहां पे मैंने बताया था प्रोसेस और ड्राइविंग फोर्स। वेदरिंग में आप जानते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इवन ग्रेविटेशनल फोर्सेस वर्क करती हैं। मास मूवमेंट में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, वेयरएज इरोजन में काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं आगे एक स्लाइड में आपको इरोजन, डिपोजिशन, मास मूवमेंट और वेदरिंग के बीच में डिफरेंस भी कराऊंगा, ताकि एग्जामिनेशन में अगर इनमें से किसी का भी डिफरेंस आए तो आप उसको कर सकें। लेट्स सी दैट। अब आज का टॉपिक जो है, हम लोगों को लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, इरोजन क्या है, डिपोजिशन क्या है, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो आज हम स्टार्ट करें। लेट्स बिगिन। इरोजन, देखिए, बिफोर वी अंडरस्टैंड कि कौन से एजेंट्स हैं इरोजन के, डिपोजिशन के, उनसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। तो अब इरोजन समझ लेते हैं। आप कुछ जानते हैं अच्छी तरह से, अगर मुझे इरोजन को याद रखना है तो एक फॉर्मूला जैसा है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना या डिस्ट्रक्शन होना और उसको ट्रांसपोर्ट कर देना, ये इरोजन है। बहुत एक फॉर्मूले की तरह अगर याद करना हो तो, पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे, किसी चीज को वेयर अवे कर दो, हटा दो, मूव कर दो, डिटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ सॉइल, रॉक और रिगोलिथ
फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल एजेंट्स। अब याद रखिएगा, जब मैं मास मूवमेंट की बात कर रहा था, वहां पे जो भी मूवमेंट हो रहा था वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा था और कोई भी चीज उसके अलावा नहीं थी। बट इरोजन में जो मूवमेंट हो रहा है, जो एक तरीके से वेयरिंग अवे हो रही है, वो एजेंट्स की वजह से हो रही है। कौन से एजेंट्स हो सकते हैं वो? शायद रनिंग वाटर हो सकता है, शायद विंड हो सकती है, शायद ग्लेशियर हो सकता है, शायद ग्राउंड वाटर हो सकता है, शायद वेव्स हो सकती हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल एजेंट्स ये प्रेजेंट है। एक तरीके से इरोजनल एजेंट्स भी कह सकते हैं इनको, राइट? यही एजेंट्स ऑफ डिपोजिशन भी है, हम समझेंगे आगे। इन एजेंट्स में कुछ एनर्जी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप माउंटेन्स के आसपास हैं, माउंटेन्स में वाटर फ्लो कर रहा है नीचे, तो उसमें एक एनर्जी है, राइट? काइनेटिक एनर्जी हो गई क्योंकि मूवमेंट है। उस एनर्जी की वजह से वो काफी चीजों को वेयर अवे कर रहा है, इरोड कर रहा है, साथ में कैरी कर रहा है। तो यू विल रियलाइज देयर इज सम डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स अ लैंडफॉर्म दैट इज प्रेजेंट, और उस चीज को वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज सेड डिस्ट्रक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये इरोजन के साथ एसोसिएटेड है। और ये सारे किस वजह से हो रहे हैं? किसी ना किसी, हो सकता है उसमें एक नेचुरल एजेंट काम कर रहा हो या मल्टीपल काम कर रहे हो, डिपेंड करता है सिनेरियो से सिनेरियो में। सो दिस इज व्हाट इज इरोजन। अब अगर मैं इरोजन को देखूं तो तीन प्रोसेसेस उसमें एक तरीके से इंटरलिंक्ड है। पहली चीज डिटैचमेंट, लूजनिंग ऑफ द पार्टिकल्स। अब वाटर की फोर्स इतनी तेज है, लेट अस से कोई बड़ी सी चट्टान है, रॉक है, उसमें कुछ रॉक्स थोड़े से लूज हो रखे होंगे ड्यू टू वेदरिंग, लेट अस अज्यूम। अब ये जो फोर्स आई वो उस चीज ने उसको क्या करा? लूज लूज करा एक तरीके से और ज्यादा। अब लूज करने के बाद शायद खींच भी लिया, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। तो यानी कि डिटैचमेंट भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, क्योंकि वो कैरी करेगा साथ में, क्योंकि ये जो एजेंट है ये कैरी भी कर रहा है क्योंकि इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तीसरा है अब्रेजन। अब्रेजन का मतलब हो गया कि समझ लीजिए जो वो पार्टिकल निकाला है वो आगे भी और चीजों के साथ रगड़ खाएगा, स्क्रैप करेगा, कि और भी इरोजन में मदद करेगा। दैट इज नोन एज अब्रेजन, स्क्रैपिंग ऑफ द सर्फेसेस ड्यूरिंग द मूवमेंट। सो ये तीनों चीजें जो है आप देखते हो इरोजन में हो रही है। सो इट हैज डिटैचमेंट यानी कि डिटैच कर देना, ट्रांसपोर्ट मतलब उसको मूव करना, और जो चीजें मटेरियल मूव करा या लूज करा वो भी दूसरी चीजों से टकरा रहा है, उनका भी इरोजन कर रहा है। दैट इज व्हाट इज नोन एज अब्रेजन। क्लियर? अब चलते हैं डिपोजिशन में। डिपोजिशन आप खुद जानते हैं, जो चीज लेट अस से रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, जो चीज इरोड कर रही है वो एक टाइम के बाद जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो जाके वो चीज डिपॉजिट भी करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर आप जानते हैं कि हायर अपर स्टेज में जब होता है तो वो बहुत एनर्जी होती है उनके पास, क्योंकि स्पीड भी ज्यादा तेज होती है, तो बहुत इरोजन हो रहा होता है। यस, यू सी वी शेप्ड वैलीज वगैरह फॉर्म होती हैं। बट आगे आगे लोअर कोर्स में जाते जाते जब स्लोप जो होती है वो इतनी स्टीप से लगभग नॉर्मल प्लेन हो जाती है, तो आप रियलाइज करते हैं कि उतनी एनर्जी नहीं रहती। तो अब एक रिवर जो है जिसके पास एनर्जी नहीं है इतनी, तो वो उतना ज्यादा अपने साथ जो मटेरियल कैरी कर रहा है वो नहीं कैरी कर सकता, एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करेगा? डिपॉजिट कर देगा। सो डिपॉजिट ओवर हियर, वो डिपॉजिट करने की वजह से क्या होगा? वो एक जगह में अक्यूमुलेट हो रहा है, अलग अलग जगह। अब एक चीज याद रखिए, जहां पे इरोजन चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशन जो है वो नए लैंडफॉर्म्स को क्रिएट भी कर रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। सो कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, लैंडफॉर्म्स वगैरह, इट इज एन आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, और वी कैन से एन आउटकम ऑफ द वेरियस इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस आर टेकिंग प्लेस। अब डिपोजिशन को अगर सिंपल शब्दों में समझना है, जो डेफिनेशन है, डिपोजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स इज लेड डाउन। लेड डाउन मतलब एक जगह इकट्ठा हो गया है, बाय व्हेन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट डिक्रीजेस। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। अब देखो, लेट अस अज्यूम, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक टिश्यू पेपर का डब्बा है, राइट? इसके अंदर टिश्यू पेपर पड़े हैं, राइट? अब मैंने बोला कि इसके अंदर लेट अस अज्यूम 100 टिश्यू पेपर आराम से आ सकते हैं। अगर मैं 100 से ऊपर ज्यादा डालने की कोशिश करूंगा, हो सकता है ये डब्बे के अंदर फिट ना आए। यस, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 टिश्यू पेपर्स इसके अंदर होना इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। इससे ज्यादा होगा तो वो नहीं बेयर कर पाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि जब हायर अप दी
पोजीशंस हो या इनिशियल टाइम में जब कोई भी नेचुरल एजेंट होता है, चाहे विंड हो, चाहे वो रनिंग वाटर हो, चाहे ग्लेशियर हो, उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत है, तो उसको चीज़ों को कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। बट जब वो कैरिंग कैपेसिटी कम कैसे हो जाती है? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो चुकी है। अब वो कम हो चुकी है तो इस वजह से क्या करेगा? वो डिपॉजिट कर देगा या छोड़ देगा उस सामान को, क्योंकि उसे अब बस की बात नहीं है उसकी। दैट इज वाई डिपोजिशन इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन एंड अक्यूमुलेशन, यानी कि नई नई चीजें बनती है डिपॉजिट होने की वजह से। सो दिस इज व्हाट इज डिपोजिशन। लेट्स मूव अहेड। अब एजेंट्स ऑफ डिपोजिशन एंड इरोजन, अब प्लीज समझ लीजिए एक बात बहुत क्लियरली, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। ये एजेंट्स ऑफ डिपोजिशन भी हैं, एजेंट्स ऑफ इरोजन भी हैं। क्यों? वेव्स जो हैं, या रनिंग वाटर हो गया, या ग्राउंड वाटर हो गया, या लेट अस से ग्लेशियर्स हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। इन सब में से आप क्या रियलाइज करते हैं? ऑल ऑफ दीज, और लेट अस से यहां पे विंड्स भी लिख लेते हैं, लेट अस से राइट विंड्स, विंड्स भी आ जाएगा लोग, ठीक है। वेव्स, विंड्स, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स। अब ये चीज किसी चीज को अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इरोड कर रही है, और जो भी मटेरियल ये इरोड करा है एक तरीके से, वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन मीन? कि जिस जगह से ये इरोजन हो रहा है वहां से किसी और जगह लेके जा रहे हैं, और धीरे धीरे जानते काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी उनकी, या जितनी एनर्जी है इनकी मूवमेंट की कम हो जाएगी, तो वो एक जगह डिपॉजिट कर देंगे। तो ये एजेंट अपने आप में एजेंट्स ऑफ इरोजन भी हैं और एजेंट्स ऑफ डिपोजिशन भी हैं। दैट इज वाई आप रियलाइज करोगे, ये जो चार्ट आपके सामने मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, यहां पे इरोजन के नीचे सेम चीज लिखी है जो मैंने डिपोजिशन के नीचे लिखी है। क्यों लिखी है? इसलिए क्योंकि ये सारे एजेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि इरोड भी कर रहे हैं और डिपॉजिट भी कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज समथिंग दैट यू शुड वेरी वेल अंडरस्टैंड ऑल्सो। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर ये हम इस टॉपिक में इसके बाद और डिटेल में जाएंगे। लैंडफॉर्म्स हल्का सा एक डेफिनेशन पढ़ने के बाद वी विल गो इनटू डिटेल्स कि कैसे वर्क करते हैं। पर इससे पहले 2 मिनट के लिए वापस आते हैं। हम लोगों ने क्यों अब क्या पढ़ लिया? हमने इरोजन डिपोजिशन पढ़ लिया है एक डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से। ऑब्वियसली हमें अभी पढ़ना है अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो डिपॉजिट होते हैं और इरोड होते हैं। बट उससे पहले एक चीज समझो, ये चार्ट आपके सामने है। ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट चार्ट है? क्योंकि एग्जामिनेशन में काफी बार वेदरिंग के ऊपर, वेदरिंग को बोलते हैं डिफरेंशिएट करिए इरोजन से, वेदरिंग को डिफरेंशिएट करिए मास वेस्टिंग से। अब ये सारे वर्ड्स आते हैं। अब ये चार्ट आपके सामने है जिसके अंदर सारा कुछ एक बार में डाल दिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जिसे देखिए, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन। मीनिंग क्या है? इन सीटू ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, जिस जगह पे है वहीं पर रॉक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। डाउन स्लोप मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट हो रहा है डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन है। और ये क्या है? लेइंग डाउन, यानी कि एक जगह इकट्ठा होना, अक्यूमुलेट होना। मूवमेंट क्या है? यहां कोई मूवमेंट नहीं होता, अप्रिसिएबल मूवमेंट कोई भी नहीं है। अगर होता भी तो 1% वो ग्रेविटी के अंडर होता है, तो जिसको हम नन ही बोल देते हैं। यहां है यस डाउन स्लोप मूवमेंट है। यहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट दोनों हो सकता है। यहां पे ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन एजेंट कुछ नहीं है, नन, क्योंकि वेदरिंग में तो इन सितु सी जगह पे ही एक तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन की तो बात ही नहीं करेंगे। ये ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है। ये ड्यू टू द नेचुरल एजेंट्स, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, चाहे वो लेट अस से ग्राउंड वाटर हो। सिमिलरली सेम एज एन इरोजन, यानी कि ये सारे के सारे जो प्रेजेंट है वो सेम यहां पर भी सेम के सेम होंगे, क्योंकि वही डिपॉजिट भी कर रहे हैं। सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे जब एनर्जी सोर्स, एनर्जी यहां पे क्या है? आपने शायद देखा होगा कि टेम्परेचर, वाटर, ऑर्गेनिजम्स वगैरह कैन बी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर वेदरिंग के लिए। वेदरिंग में आप देखते हो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ी थी आपने, वो सारे के सारे एजेंट्स यहां पे आ जाते हैं। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेंट्स, काइनेटिक एनर्जी याद रखिए, जब हम बात करते हैं एनर्जी फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन अ बॉडी विच इज मूविंग। तो अभी विंड, वेव्स वगैरह क्या मूव कर रहे हैं, तो इन पे एनर्जी है, एंड दैट इज व्हाई दिस एनर्जी इज हेल्पिंग देम टू इरोड स्टफ, या कोई भी चीज जो प्रेजेंट है। सिमिलरली डिपोजिशन कब होता है? जब काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी प्रेजेंट है उस एजेंट में, वो लूज होती है, तभी वो डिपॉजिट करेगा। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रोसेस। अब ये नेचर ऑफ प्रोसेस क्या है? इनिशियल प्रोसेस समझ लीजिए, प्रिपरेटरी प्रोसेस है। मास वेस्टिंग एक ट्रांजिशनल प्रोसेस है, चेंज हो रहा है अब किसकी तरफ? ये इरोजन, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्लियर? क्योंकि यहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि डिपोजिशन हो रहा है, तो नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं।
Why erosion is destructive? Because it is leading to existing landform being destroyed या खत्म हो रहा है by what? By the natural agents या agents of erosion की वजह से. तो इस वजह से वो डिस्ट्रॉय कर रहा है. बट डिपोजिशन क्या कर रहा है? वो उसी चीज को डिपॉजिट कर रहा है, तो नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, इस वजह से वो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर हो गया. नेक्स्ट कम्स लैंडफॉर्म्स. बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे सॉइल, यहाँ पे लैंडस्लाइड स्लम्प वगैरह बना देता है, यहाँ पे वैलीज क्लिफ्स जॉर्जेस बना देता है, बहुत सारे और हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखा गया है. ये डेल्टास ड्यून्स फ्लड प्लेन्स बना देता है. अगर मैं जियोमॉर्फिक साइकिल के पर्सपेक्टिव में देखूं तो क्या स्टेजेस होगी? ये इनिशियल स्टेज होगी, लूजनिंग होती है इन सीटू. ये इंटरमीडिएट स्टेज होगी. ये एक्टिव स्कल्पटिंग. स्कल्पटिंग मतलब यानी कि रिमूवल हो रहा है पार्टिकल्स का और वो ट्रांसपोर्ट भी हो रहे हैं, इस वजह से उसको एक्टिव स्कल्पटिंग. जैसे स्कल्पचर बनाना होता है जहां पे आप चीजों पे वर्क कर रहे होते हो, कई चीजों को हटा रहे होते हो, कई चीजों को कार्व कर रहे होते हो, उसी तरीके से इरोजन भी है, वो एक्टिव स्कल्पटिंग यानी कि चीजों को कार्व कर रहा है, इरोड कर रहा है. और लास्ट में फाइनल अक्यूमुलेशन यानी कि डिपोजिशन जो होता है वो अक्यूमुलेट करता है मटेरियल को. तो ये एक प्रोसेस चल रहा है, राइट? दिस इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन. क्लियर? ओके. अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपने क्या पढ़ा? वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. सो यू हैव डन ऑल दीज प्रोसेसेस जो यहां पे आपने पढ़े हैं अभी तक. अब आता है वर्ड लैंडफॉर्म. धरती में आप जो भी तरीके के चीजें देखते हो, फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स देख रहे हो, प्लेटोज देख रहे हो, प्लेन्स देख रहे हो, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, क्या है? ये लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि लैंड का कोई फॉर्म, राइट? कोई जगह थोड़ी सी हायर एल्टीट्यूड में है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, कोई चीज बिल्कुल नीचे है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, क्योंकि वो लैंड के ऊपर इस तरीके से बनी हुई है. तो लैंड फॉर्म. तो अब प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा, landform are natural physical features on the earth's surface such as mountains, plateaus and plains. और बहुत सारे और भी फीचर्स हो सकते हैं. अब they are created or modified over long period by the process of weathering, erosion and deposition. अब ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, कोई भी लैंडफॉर्म किसी भी स्टेज में प्रेजेंट हो, कैसा भी प्रेजेंट हो, वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ इरोजन के अंडरगो हो रहा होगा. ऐसा होगा ही नहीं कि कोई भी दुनिया में लैंडफॉर्म बोले कि भाई इरोजन तो होता ही नहीं है. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई एजेंट ऑफ इरोजन उस पर एक्ट कर रहा होगा, और जब वो एक्ट कर रहा होगा तो एक समय के बाद वो समाप्त होगा. दिस इज व्हाट वी से ना, जैसे लाइफ होती है इंसानों की, वेयर व्हेन द लाइफ बिगिंस वी रियलाइज दैट ओके द न्यू लाइफ इज बॉर्न. स्लोली स्लोली यू रियलाइज यू लिव योर लाइफ, एट द एंड आपकी लाइफ समाप्त हो जाती है, आप मर जाते हो. लैंडफॉर्म्स को भी इसी तरीके से समझ लीजिए. कोई भी लैंडफॉर्म हो जो एक समय में फॉर्म हो रहा है ड्यू टू लेट अस से लॉट ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, यानी कि अंदर की फोर्सेस की वजह से, या लेट अस से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से भी, वो एक समय के बाद समाप्त होगा. जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अरावलीज देखी आपने. अरावलीज को कहा जाता है एक समय में वो बहुत ज्यादा ऊंची थी. ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया की, इवन वर्ल्ड की भी सबसे ओल्डेस्ट में से एक मानी जाती है. आज देखिए वो इरोजन की वजह से कितनी हाइट उसकी डिक्रीज हो चुकी है कि आज के टाइम पे यू रियलाइज दैट उनका सिग्निफिकेंस कितना चेंज हुआ है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो एक एग्जाम्पल है आपका कि कितना इरोजन उसने सफर करा है. क्लियर? हो सकता है बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आप रियलाइज करें कि बहुत सारे और माउंटेन रेंजेस हैं जो सिमिलर तरीके से एक्सपीरियंस करें चीजों को. अब देखिए, इसलिए कोई भी लैंडफॉर्म जो होता है वो क्रिएट हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज वेरियस फोर्सेज दैट आर वर्किंग देयर. अब देखिए, एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इंप्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईदर अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम वन लैंडफॉर्म इनटू अनदर, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंडफॉर्म्स आफ्टर दे हैव वंस फॉर्म्ड. देखो, एक तरीके से मैं बता सकता हूं कि कोई लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है. लेट अस से एक माउंटेन है, ठीक है, ड्यू टू लेट अस से टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से कोई लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है. लेट अस से व्हाट इज इट क्रिएटेड? लेट अस से माउंटेन्स आर क्रिएटेड, फोल्ड माउंटेन्स. अब फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होने की वजह से आप रियलाइज करते हो कि वो एक लैंडफॉर्म है. बट अब आप एक बात बताइए, वहां से कुछ रिवर्स फ्लो कर रही हैं जो उस माउंटेन रेंज को काट रही हैं, तो उस वजह से वी शेप्ड वैली क्रिएट हो गई. अब ये एक नया लैंडफॉर्म है, वी शेप्ड वैली. तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी ये फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ये किसी एक लैंडफॉर्म को दूसरे लैंडफॉर्म में कन्वर्ट भी कर रही हैं. जैसे कि एक और चीज समझते हैं, देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि जो माउंटेन से आपके एल्यूवियल या सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो एक और लैंडफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जो कि प्लेन है. दैट इज हाउ नॉर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो क्रिएटेड.
लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, दून की फॉर्मेशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको। लेट अस अज्यूम आपने बहुत बार दून पढ़ा होगा, मैं भी देहरादून से हूं, ठीक है। आपने सोचा होगा देहरादून है, दून क्या होता है। आप खुद देखो, दून सबसे मस्त एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि किस तरीके से इरोजन और डिपोजिशन चीजें चल रही हैं। अब आप देखते हो, ये है ग्रेट हिमालयस, ये समझ लीजिए मिडिल हिमालयस है, ये शिवालिक समझ लीजिए, ठीक है। क्या है ये? शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। ये क्या है? मिडिल हिमालयस। ये क्या है? ग्रेट हिमालयस। आप एक बात सुनिए, दून होता क्या है? दून का इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब आप, जैसे मैं देहरादून में प्रेजेंट हूं, मैं आसपास अगर यूं देखूंगा ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूं। मुझे दूर पहाड़ियां नजर आ रही होंगी, पर दैट इज व्हाट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज। दैट इज व्हाई इट इज अ प्लेन ऑल्सो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज स्टिल एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। होता क्या है, जैसे यहां पे जो दून है, लेट अस अज्यूम जो देहरादून की बात करें, तो ये इस माउंटेन रेंज से आप समझिए वाटर जब मूव कर रहे होंगे तो बहुत सारी इरोजनल सेडिमेंट्स वगैरह आए होंगे, और वो सेडिमेंट्स क्या करें, यहां पे डिपॉजिट हो गए शिवालिक्स और मिडिल हिमालयस के बीच में। अब जब आप देहरादून में बैठे हुए होते हो, समझ लीजिए ये क्या है आपका देहरादून, समझ लो मैं देहरादून के अंदर बैठा हूं अभी, और मैं जब देहरादून में देखता हूं एक एक्सट्रीम साइड मुझे माउंटेन पीक नजर आएंगी, बट मेरे को आसपास ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पहाड़ी इलाके में हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सा प्लेन सा बन गया है। अब आप रियलाइज करें एक चीज, क्या यहां से जो सेडिमेंट्स आए वो क्या थे? इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरोजनल एस्पेक्ट, जो कि माउंटेन पीक से रिवर्स के द्वारा इरोड हुए, और ये क्या हुआ, यहां पे डिपॉजिट हो गए। तो यहां पे ये जो दून है, ये भी एक लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है, तभी एक यूनिक है, क्योंकि प्लेन जैसा भी लग रहा है, ठंडा एनवायरनमेंट भी है, तभी ब्रिटिशर्स ने जो दून के इलाके होते थे वहां पे बहुत ज़्यादा सेटलमेंट भी करी, अपनी चीज़ें भी बनाई, क्योंकि इट यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग वेरी कॉर्डियल एनवायरनमेंट फॉर देम, जो कि मिमिक करता था एक टेम्परेट एनवायरनमेंट को भी, इस वजह से उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट होता था। अब यहां पे देख लीजिए, इसी तरीके से ये एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एम्प्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द अर्थ सर्फेस फ्रॉम वन लैंडफॉर्म टू अनदर। यानी कि यहां पे आप रियलाइज करिए, एक लैंडफॉर्म है, वो ये फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए हैं किस वजह से? जिस वजह से आप जानते हैं कि यूरेशियन प्लेट जो है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, ठीक है ना। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करी टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, इस वजह से ये फोल्ड माउंटेन बन गए। अब आप देखिए, ये फोल्ड माउंटेन्स पहले नहीं थे बट बन गए। अब यहां पर देखो, ये डून्स बन गया। अब आप जाते हो कि यहां पे आगे क्या है, यहां पे यू रियलाइज कि ये क्या है, नदर्न प्लेन्स। ये पहले नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे बट फॉर्म हो गया बाद में। सो व्हाट डज यू रियलाइज, देयर इज वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस दैट आर टेकिंग प्लेस। इसी तरीके से आप रियलाइज करिए, सैंड ड्यून होता है, रेगिस्तान में जाते हो सैंड ड्यून्स देखते हैं, डू यू रियलाइज कि सैंड ड्यून सेम रहता है? नहीं, बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। सो यू रियलाइज वन लैंडफॉर्म इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग टू अनदर लैंडफॉर्म्स ऑल्सो, बहुत सारे चेंजेस भी आते रहते हैं। सो दिस इज अगेन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बैलेंस है। अब आप समझिए किस चीज के बीच में बैलेंस है। लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ द exogenetic processes and the endogenetic processes that are taking place, ये याद रखिएगा। देखो, of the exogenetic, of the endogenetic and exogenetic processes। why did I say this? क्यों बोला मैंने ये? ध्यान से देखिए, एंडोजेनेटिक या एक्सोजेनेटिक। अब आप समझ लीजिए, अभी मैंने आपको ये दिखाया, यहां पे कई सारी एंडोजेनेटिक फोर्सेस चल रही होंगी, जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स, इसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। यस। अब आप एक बात बताओ, जो रिवर्स इरोड कर रहे हैं इन माउंटेन पीक्स वगैरह को या रेंजेस वगैरह को, क्या कर रहे हैं? वो इरोड कर रहे हैं उनको। ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं? यहां पे इरोड कर रहे हैं इनको। यानी कि इरोजन तो चल रहा है,
बट ऑन दी अदर हैंड इनकी हाइट थोड़ी जो राइज हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट भी चल रहा है। तो आपको रियलाइज हुआ कि एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो चलती हैं उनका बैलेंस ही जो है वो एक लैंडफॉर्म की एग्जिस्टेंस पे या ना एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर समझ लीजिए एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में से भी अगर इरोजनल फोर्सेस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो आप रियलाइज करेंगे ये चीज समाप्त हो जाएगी। अगर एंडोजेनेटिक फोर्सेस का पेस थोड़ा ज्यादा है इस वजह से उसकी हाइट राइज हो रही है तो खराब आसानी से खत्म नहीं हो रहे हैं। सिमिलरली जैसे अरावली रेंज है, अरावली रेंज की जब वो क्रिएट हो गई उसकी हाइट उसके बाद अब राइज नहीं हो रही है तो इस वजह से उसका इरोजन का रेट ज्यादा है। तो अब वो एक तरीके से धीरे 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 करके टुवर्ड्स even decrease in height is being experienced, leaving alone the mining factors को अलग छोड़ देते हैं उसके बावजूद भी क्योंकि इरोजन ज्यादा है। इसीलिए याद रखिएगा कि अरावलीज बहुत क्रिटिकल भी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अगर अरावलीज आपकी होंगी तो बहुत सारी जो डस्ट वगैरह जो राजस्थान के वेस्टर्न रीजन से वो दिल्ली वगैरह में और आएंगी, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना चाहिए। चलिए, सो ये चीज समझ में आए। अब समझते हैं हम लोग, अगर लैंडफॉर्म समझ लिया हमने तो वी नीड टू अंडरस्टैंड how are these agents of erosion and deposition responsible for creation and let us say recreation of the landforms। लैंडफॉर्म पढ़ लिया आपने, इरोजन क्या होता है पढ़ लिया, डिपोजिशन क्या होता है पढ़ लिया। अब ये तीनों चीजों को एक साथ समझते हैं हर एक एक एजेंट को लेके। जैसे मैंने अगर रिवर लिया तो रिवर के साथ क्या इरोजनल फैक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या डिपोजिशनल फीचर्स है, वो भी पढ़ेंगे। चलिए, पहला लेते हैं हम विंड। अब विंड आप जानते हैं, याद रखिए कभी कभी लोग पूछते हैं सर एयर और विंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एयर इन मोशन इज नोन एज विंड। एयर इन मोशन इज नोन एज विंड, वेरी सिंपल। अब विंड जो होती है, आप रियलाइज करिए, आप अपने घर में बैठे हैं, आपने शायद एक्सपीरियंस नहीं करी होंगी बहुत तेज हवाएं। बहुत सारे इलाके दुनिया में हैं जहां पे बहुत तेज हवाएं मूव करती हैं और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं काफी सारे लैंडफॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में और डिपॉजिट करने में भी। खासकर अगर आपके लेट अस से डेजर्ट रीजन्स है कहीं, वहां पे डेजर्ट रीजन्स में जब विंड फ्लो करती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी उठा लेती हैं और वो कोई सामने कोई लैंडफॉर्म या छोटा मोटा पहाड़ भी आता है उसके साथ जब वो टकराती हैं तो उसमें वो इरोजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो विंड अगेन इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन। अब देखिए, विंड इज अ डोमिनेंट एजेंट इन हॉट डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी वेजिटेशन तो प्रेजेंट नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से वहां के जो भी लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है उसका एक फ्री मूवमेंट मिल जाता है विंड्स को। विंड इरोजन जनरली टेक्स प्लेस अबव द ग्राउंड एंड दस द विंड वेलोसिटी प्लेज अ मेजर रोल। अब जितनी ज्यादा विंड वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज की इरोजन की। अब विंड इरोजन तीन तरीके से होती है, अभी मैं नाम लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको पढ़ेंगे भी। एक है डिफ्लेशन, दूसरा है अब्रेजन या सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं, और तीसरा होता है एट्रिशन। क्या चीजें हैं वर्ड? डिफ्लेशन, दूसरा होता है अब्रेजन या इसको सैंड ब्लास्टिंग भी बोलते हैं, और तीसरा होता है एट्रिशन। ये तीन तरीके, अब याद रखिएगा यूपीएससी में प्रीलिम्स में काफी बारी कॉन्सेप्ट्स पूछे जा चुके हैं, पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में तो ये उनके फेवरेट टॉपिक होते हैं ताकि वो चेक करे बच्चों को कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है इनका। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज है। अब देखो, ये जो तीन तरीके हैं जिसके अंदर ये इरोजन विंड के द्वारा हो रहा है, ये प्रोसेसेस, वो क्या है? पहली चीज डिफ्लेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ड्राई एंड लूज पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड डस्ट बाय विंड। समझ लीजिए कोई भी लैंडफॉर्म प्रेजेंट हो रखा है, उसमें कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं या थोड़े लूज पार्टिकल्स हैं, जब विंड ब्लो करती है तो उन पार्टिकल्स को हटा देती है, रिमूव कर देती है, लिफ्ट कर सकती है, हटा सकती है, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, सो क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, जैसे अगर कोई भी लैंडफॉर्म प्रेजेंट है डेजर्ट इलाके में, उसमें लेट अस अज्यूम कि छोटे छोटे क्रैक्स वगैरह हैं, छोटे मोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसी लैंडफॉर्म के, जब विंड आई उसको उड़ाया हटा दिया, उड़ाया हटा दिया, उड़ाया हटा दिया। So what will happen? The process of removing, lifting and blowing away of the loose particles by wind. So that is known as deflation. Next आता है abrasion और sand blasting. अब आप एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी जब हम कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। अब्रेशन का मतलब होता है जैसे विंड मूव कर रही है, अब विंड जब मूव करती है आप रियलाइज करते हैं कि अपने साथ कुछ फाइन पार्टिकल्स उठा लेती है वो,
राइट, पतले पतले छोटे छोटे बहुत बहुत ही कम वेट वाले जो वो उठा सके। अब वो पार्टिकल्स जो होंगे जनरली बहुत हाइट में नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स को इतना ऊपर उठाना भी विंड के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो पार्टिकल्स को उठाते हैं और जनरली ग्राउंड लेवल तक में वो मूव कर रहे होते हैं विंड के साथ। अब जब वो पार्टिकल्स किसी लैंडफॉर्म के साथ टकराते हैं जो कि विंड ब्लो कर रही है, तो वो वहां पे उसको इरोजन करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज नोन एज अब्रेजन और सैंड ब्लास्टिंग। देखिए, abrasion means wind driven sand particles strike against the rock surface, wearing them down. It involves rubbing, grinding and polishing of the rock surface. रब करते हैं, ठीक है, उसका ग्राइंड मतलब पीसते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो पार्टिकल ठक टक टक करके लग रहे हैं उनमें। पॉलिश मतलब एक फाइनर सरफेस भी हो जाता है जिस तरीके से मूव कर रहे हैं। सो एक तरीके से आप रियलाइज करते हैं कि अब्रेजन का मतलब है कि विंड विच इज इटसेल्फ कैरिंग सर्टन माइन्यूट पार्टिकल्स, वो मदद कर रहे हैं विंड को किसी और चीज को इरोड करने में। दैट इज नोन एज अब्रेजन और सैंड ब्लास्टिंग। हम अभी इन चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे भी, जब मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं इन प्रोसेसेस के द्वारा। नेक्स्ट आता है अट्रिशन। अट्रिशन अगेन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब आप खुद सोचिए कि जब विंड ब्लो कर रही है तो उसने कुछ पार्टिकल्स को उठाया, कुछ बहुत कम वेट के होंगे, कुछ थोड़े ज्यादा वेट के होंगे जो उठा सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे और उस टकराने की वजह से वो और फाइन पार्टिकल्स बन जाएंगे। यानी कि attrition is a process by which rock fragments and sand particles carried by wind collide with each other, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं विंड के अंदर, breaking them into smaller, smoother and more rounded grains। यानी कि जो पार्टिकल्स विंड के द्वारा कैरी हो रहे हैं ड्यू टू द mere फोर्स, वो एक दूसरे के साथ भी टकराने की वजह से और फाइन और छोटे पार्टिकल्स बन ही जा रहे हैं। दिस इज नोन एज एट्रिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर आपके अब्रेजन एंड एट्रिशन। इसके बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों क्या है। वेरी वेरी क्रिटिकल। अब देखिए, दो रेन इज स्कार्स इन डेजर्ट्स। रेन आप देखते हो बहुत रेयरली होती है। ऑब्वियसली हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से आज के टाइम पे हम लोगों को स्नोफॉल तक दिख रही है सऊदी अरेबिया में, बट वैसे देखा जाए तो रेन जो होती है वो बहुत स्कार्स होती है, बहुत कम होती है डेजर्ट्स में। बट व्हेन इट कम्स टोरेंशियली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और आप जानते हैं जब होती भी है तो एकदम से आएगी, बहुत तेजी से आ जाती है, राइट। दस वेदर्ड डेब्री इन डेजर्ट इज मूव्ड नॉट बाय विंड बट ऑल्सो बाय रेन अ शीट वॉश। तो होता क्या इस केस में, जब इस केस में अगर बारिश हो जाए तो वहां पे विंड के साथ साथ वाटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कुछ इरोजन करने की, क्योंकि बहुत तेज स्पीड से होता है। तो दिस इज व्हाट इज प्रेजेंट इन डेजर्ट। अब देखो, आपने अभी तक क्या पढ़ा, विंड के बारे में पढ़ा कि विंड कैसे कर रही है चीजों को इरोड वगैरह, या क्या प्रोसेस उससे एसोसिएटेड है। बट अब विंड के हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम बाकी सब एजेंट्स को भी पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आ जाए कि लैंडफॉर्म्स भी समझ आ रहा है और हर एजेंट के साथ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, इरोजनल फीचर्स क्या है, वो भी समझ आ जाएगा आपको। देखिए, अब आता है इरोजनल वर्क ऑफ विंड और लैंडफॉर्म्स। देखिए, डिफ्लेशन हॉलोज, हमने डिफ्लेशन का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, जिससे आप किसी चीज लूज पार्टिकल्स को पिक करते हो, रिमूव करते हो एंड ब्लो अवे कर देते हो, याद है। अब डिफ्लेशन हॉलोज क्या होते हैं, डिप्रेशंस फॉर्म्ड इन द डेजर्ट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सैंड बाय डिफ्लेशन। अब समझ लीजिए, ये जनरली क्या होता है, समझ लो ये एक स्ट्रक्चर है या एक लैंडफॉर्म एग्जिस्ट करता है, जहां पे आप समझ लो कि ये जो येलो वाला पार्ट है ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा एक मोर रेजिस्टेंट रॉक है जो आसानी से लेटस से इरोड नहीं हो रहा है। तो क्या बोल सकता हूं, रेजिस्टेंट रॉक। अब रेजिस्टेंट का मतलब होता है, जैसे कभी कभी देखते हो ना ग्रेनाइट्स वगैरह होते हैं, बाकी बहुत सारे रॉक्स आपने पिछले क्लास में पढ़े थे। तो कुछ रॉक्स होते हैं जो मोर ससेप्टेबल टू इरोजन होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो कुछ रेजिस्टेंट बहुत हो जाते हैं, जैसे इग्नियस में रॉक्स वगैरह हो गए, ग्रेनाइटिक वगैरह हो गए, दे आर लेस सब्जेक्ट टू इरोजन, इतनी केसेस में आसानी से नहीं होते इन कंपैरिजन टू अदर रॉक्स। अब समझ लीजिए जो ये येलो है ये क्या है, रेजिस्टेंट है, बट ऑन दी अदर हैंड इफ यू रियलाइज कि ये वाला जो पार्ट बाकी है ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेस रेजिस्टेंट रॉक है, यानी कि ये थोड़ा सा आसानी से इरोड भी हो सकता है, ठीक है, लेस रेजिस्टेंट रॉक। अब आप ये समझ लीजिए कि विंड ब्लो कर रही है, जब ये ब्लो करेगी तो आप जानते हैं कि
हो सकता है कि ये जब ब्लो करते करते कुछ इरोजन भी कॉज करे, बट ये तो रेजिस्टेंट है तो ये कम इरोड होगा, बट हो सकता है ये वाली जो अपर लेयर है थोड़ी सी इरोड हो जाए। धीरे 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 करते क्या होता है, ये इरोजन की वजह से और नीचे हो जाएगा यूं डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि और यहां पे जो भी पार्टिकल छोटे मोटे होंगे वो भी उड़ा के ले जा लेगी विंड। फिर आगे जाके आपको रियलाइज होता है कि और गड्ढा हो जाता है और यूं। सो दिस डिप्रेशन दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन इज नोन एज डिफ्लेशन हॉलोज। इस वजह से याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, और ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और आपको एग्जामिनेशन में अगर जरूरत पड़े तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, सब कुछ हैंडमेड यहां पर है, इसलिए कृपया करके थोड़ी सी कोशिश करिए अपने एग्जामिनेशन में बनाने की भी। नेक्स्ट आता है मशरूम रॉक्स। अगेन मशरूम रॉक्स में याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है, जो हमने यहां पे ये टॉपिक्स पढ़े हैं। खासकर अगर आप देखोगे ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं कहीं ना कहीं खासकर एब्रेशन का कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है। देखिएगा कैसे, ये आपको मशरूम रॉक नजर आ रहा है। अब ये ना इनिशियल स्टेज में ऐसा तो नहीं था, हो सकता है ये इनिशियली यूं हो या थोड़ा सा इस तरीके से हो, या कैसा भी हो सकता है, बट बड़ा होगा यूं, ठीक है। अब यहां पे ये जनरली तब होता है जब इसमें सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। आपको एक चीज पता था, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे अब्रेजन, तो मैंने बताया था जब विंड मूव करती है तो अपने साथ कुछ पार्टिकल्स भी लेके चल रही होगी, और वो पार्टिकल्स विंड के साथ जब मूव करते हैं तो किसी लेटर से एक रॉक स्ट्रक्चर या लैंडफॉर्म के साथ टकराते हैं तो वहां पे इरोजन करेंगे, ये आप जानते हैं। अब जब यहां पे क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट अब्रेजन का या सैंड ब्लास्टिंग का, अगर ये चीज चल रही है तो जो रॉक अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर लेटेस्ट से थोड़ा कम रेजिस्टेंट होगा या सॉफ्ट रॉक होगा, वो ज्यादा इरोड होगा इन कंपैरिजन टू द वन विच इज हार्ड। तो अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पे ये जो स्ट्रक्चर मशरूम रॉक जैसा बना है, अब देखो ये समझ लीजिए ये सॉफ्ट रॉक है, ये नीचे हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट। अब विंड्स जब मूव करती हैं तो जो पार्टिकल्स वो कैरी करिए नेसेसरी बहुत हाइट में नहीं होता, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू अपलिफ्ट दैट। तो अब वो जब मूव कर रही हैं, यहां से विंड मूव करी तो यहां पे तो ये थोड़ा सा हार्ड रॉक है तो रेजिस्टेंट हो गया, बीच में सॉफ्ट है तो ये ज्यादा क्या हुआ, धीरे 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 करके यूं इरोड हो गया। इरोड होने की वजह से एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बन गया। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, धीरे 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 करके क्या होगा, ये और पतला होगा और पतला होगा, करते करते ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, यूं स्ट्रक्चर, और ये नीचे गिर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। सो अब अभी क्या है, ये मशरूम रॉक। तो दैट इज वाई सी रॉक्स हैविंग ब्रॉड अपर पार्ट एंड नैरो बेस, ब्रॉड अपर पार्ट एंड नैरो बेस रिजेंबलिंग एन अम्ब्रेला और अ मशरूम, ये मशरूम जैसा लग रहा है, फॉर्म ड्यू टू द अब्रेसिव वर्क ऑफ विंड। तभी मैंने आप लोगों को पहले ही एट्रिशन, अब्रेजन, सैंड ब्लास्टिंग जो भी है, इसी के साथ साथ डिफ्लेशन पहले ही बता दिया कि क्या है, ताकि आपको समझ आ सके। अब याद रखिएगा, ये जो मैंने दो वर्ड आपको और बताए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं होती, इस वजह से आई यूज्ड नॉट ओनली आवर एनसीईआरटीज बट मेजर स्टैंडर्ड बुक्स, जितनी आपको पढ़नी होती है इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है। इसके और भी नाम है मशरूम रॉक्स के, हो सकता है आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में वो रादर देन यूजिंग मशरूम रॉक वो कोई और नाम इस्तेमाल करें, जैसे कि पेडेस्टल रॉक एंड पिल्स फेल्सन। पिल्स फेल्सन आप सोचोगे एग्जामिनेशन में आएगा, पिल्स फेल्सन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स और लैंडफॉर्म्स। नीचे लिखा होगा मशरूम रॉक्स, नीचे लिखा होगा कुछ और फीचर्स। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या था, इसलिए ये प्लीज लिख लीजिए साथ में कि इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है। क्लियर? चलिए अब इसी तरीके से और कुछ फीचर्स होते हैं, उनको कहते हैं इंसेलबर्ग्स। इंसेलबर्ग क्या होते हैं, देखिए, रेसिडुअल हिल और माउंट्स ऑफ रिलेटिवली रेजिस्टेंट रॉक इन द एरिड रीजन। कभी कभार क्या होता है, एरिड रीजन जो होता है वहां पे बहुत सारी इरोजन हो चुकी है, जिसकी वजह से बाकी जगह में आसपास जो है थोड़ा बहुत प्लेन वाला इलाका है, जो किस चीज का प्लेन है, जो सेडिमेंट्स वगैरह इरोड हुए हैं वो पड़े हुए हैं। बट कई इलाकों में ये जो उभरी हुई या माउंट क्रिएटेड है, ये उनके हैं जो रेजिस्टेंट रॉक थे, जो रेजिस्टेंट रॉक थे। अब वो इरोड नहीं हुए, इस वजह से इस तरीके के उभरे हुए माउंट्स बन जाते हैं, इनको कहा जाता है इंसेलबर्ग्स, बिकॉज दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू इरोजन। सो पॉसिबली द अदर पार्ट्स जो इनके साथ एसोसिएटेड थे वो इरोड हो गए, बट ये बच गए।
समझ लीजिए एक तरीके से अगर ये मशरूम रॉक भी इरोड हो गया पूरा, ये रेजिस्टेंट रॉक बच गया, इसी तरीके से और भी बच जाएंगे अगर, तो एक तरीके से इंसिलबर्ग जैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यस, सो दिस इज नोन एज इंसिलबर्ग। और ये जनरली क्या होता है, ये बहुत सारे एक साथ, काफी सारे एक साथ भी हो सकते हैं। रेसिडुअल हिल्स हैं ये जो रेजिस्टेंट रही है इरोजन के लिए, दोज आर नोन एज इंसिलबर्ग्स रिमेन्स। नेक्स्ट नेक्स्ट डिमॉइसिल्स। क्या है? डिमॉइसिल्स। डिमॉइसिल्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप जाओगे कभी सारे रीजन्स में, ग्रैंड कैनियन वगैरह के आसपास के रीजन्स या उनके और भी रीजन्स में आपको कहीं ना कहीं आसपास ये भी मिलेंगे, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में आपके डेजर्ट इलाके बहुत सारे हैं, नवाडा वगैरह के डेजर्ट्स में, वहां भी आपको आसपास मिलते हैं ये। यहाँ पे होता जनरली क्या है कि रिलेटिवली सॉफ्टर रॉक के ऊपर आप देखते हो हार्ड रॉक प्रेजेंट होता है। represents rock pillars relatively resistant rock at the top and soft rock below। धीरे धीरे करके अब ये जब इरोजन होगा ये नीचे गिर जाएगा, बट ये ऊपर टॉप हार्ड रॉक था, नीचे रेजिस्टेंट। अब ये जो फॉर्मेशन भी हुआ है पिलर्स, ये पिलर्स भी इस वजह से फॉर्म हुए क्योंकि इरोजन हुई है, तभी ये पिलर्स फॉर्म हुए। वरना हो सकता है एक ही बॉडी हो, ठीक है ना, बट ये पिलर्स हैं जो सॉफ्ट रॉक में है, ये ऊपर हार्ड रॉक है। सो दिस इज अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट रॉक, बट उसके ऊपर जो है वो हार्ड रॉक प्रेजेंट होता है, तो उसको कहते हैं डिमॉइसिल्स। धीरे धीरे करके जब ये भी इरोड होंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक नेक्स्ट कैरेक्टर जो लैंडफॉर्म होता है उसको कहा जाता है ज़्यूगिन। क्या है? ज़्यूगिन। अब ज़्यूगिन यहां पे अगर आप रियलाइज करोगे, यहां पे ऑल्टरनेटिव हार्ड एंड रॉक स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रखा होता है। जो आपको ये येलो में या ऑरेंज में दिख रहा है ये रिलेटिवली रेजिस्टेंट रॉक, हार्ड रॉक है, जो बाकी है वो सॉफ्ट है। तो यहां पे ना एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्यू टू इरोजन की वजह से बनता है जो इंक पॉट की तरह नजर आ रहा है। देखो इसे इंक पॉट है, इंक पॉट। इट इज बिकॉज कि जो रॉक्स के पार्ट थोड़े से ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, थोड़ा कम इरोड होते हैं, जो सॉफ्ट रॉक से बने होते हैं ज्यादा इरोड हो जाते हैं। इस वजह से कुछ अलग अलग से लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिनका अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो रॉक मास ऑफ टैबुलर फॉर्म, एक टेबल की तरह है, रिजेंबलिंग अ कैप्ड इंक पॉट, यानी कि कैप जैसे इंक पॉट है वैसा नजर आ रहा है। हैविंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा है हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक के। तो ये जो आपका है वो क्या है? ये हार्ड है, मोर रेजिस्टेंट होता है। ये क्या है? सॉफ्ट है, जो कि लेस रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, सो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर? ओके, चलिए यार्डैंग्स। अब यार्डैंग्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। यार्डैंग्स में आप ये समझ लीजिए कि यहां पे स्ट्राइप्स या एक तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है आपके हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। अब आप एक बताइए, समझ लीजिए आपके पास ये एक लैंडफॉर्म प्रेजेंट है जिसके इस साइड में ये हार्ड है। क्या है? ये हार्ड रॉक प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट हार्ड, दिस इज व्हाट हार्ड, दिस इज व्हाट इज सॉफ्ट। ये क्या है? सॉफ्ट। जब विंड समझ लो ब्लो कर रही है, तो यहां पे जब टकराएगी तो इतनी आसानी से रोड नहीं होगा, यहां टकराएगी तो नहीं होगा, बट ये वाला पार्ट जो है रिलेटिवली मोर इजियर टू इरोड है। तो क्या होगा कुछ समय के बाद, जो ये लेस रेजिस्टेंट टू इरोजन है ये चीज इरोड हो जाएगी, और जो ज्यादा रेजिस्टेंट टू इरोजन है, जो इरोड नहीं होता, वो थोड़ा बहुत वैसे ही रहेगा। तो क्या बनेगा? आपको ऐसा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा जहां पे ये खड्डा सा होगा या वैली सी बन रखी एक तरीके से, जहां पे ये रेजिस्टेंट रॉक प्रेजेंट है, रेजिस्टेंट रॉक प्रेजेंट है, बीच में ये खाली सा है। ये इस वजह से हुआ है कि विंड इरोजन ने इसको धीरे 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 करके इरोड कर दिया है। बहुत समय लगता है, थाउजेंड एंड मच मोर देन दैट टाइम लगेगा, इतनी आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो इसको कहते हैं दिस इज नोन एज यार्डैंग्स। Steep sided deep undercut formed due to alternative bands of hard and soft rock. So this is known as yardang. क्लियर? क्लियर? अब आप जानते हैं कुछ लेटेस्ट से कोई डेजर्ट में थोड़ा सा माउंटेन सा प्रेजेंट है, अब उसके साथ साथ आप देखते हो कुछ इरोजन हो रहा है, तो उसके आसपास कुछ सेडिमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आसपास गिर जाते हैं, उसको पेडिमेंट बोलते हैं। इरोजनल प्लेन फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन एरिया इज नोन एज पेडिमेंट। अब देखो कितनी बार क्या होता है, इन इलाकों में बारिश भी हो सकती है। अब बारिश होने की वजह से कभी सारे कुछ पेडिमेंट्स वगैरह भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और यहां पर एक पलाया जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम पलाया कहते हैं। पलाया है क्या?
a flat bottom low lying desert basin that temporarily holds water after the rainfall but usually remains dry most of the year. तो यानी कि ये जो माउंटेन्स छोटे मोटे जो डेजर्ट इलाके में होते हैं, बारिश वारिश हुई तो ये बीच में आके यहाँ पे पानी रुक जाता है, तो यहाँ पे ये पलाया, बाद में जब भी पानी सूख जाता है तो ड्राई रीजन बन जाता है। पेडिमेंट और पलाया के बीच का जो इलाका उसको बजड़ा बोलते हैं, भैया बजाड़ा भी बोलते हैं। इट इज अ इंटरमीडिएट जोन बिटवीन पेडिमेंट एंड पलाया, दिस इज नोन एज बजाड़ा। और ये क्या है, वो रीजन जहां पे जब कभी बारिश होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बाकी टाइम में ये एक क्रिस्टल सी लेयर फॉर्म हो सकती है यहाँ पे जो कि ड्राई बनती है। तो दिस इज नोन एज, दीज आर अगेन व्हाट, दीज आर अगेन ऑल द लैंडफॉर्म्स व्हिच वी हैव डन हियर। क्लियर? अब आता है डिपोजिशनल। डिपोजिशनल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे आसान है सैंड ड्यून्स, आपने पढ़ा होगा। अब सैंड ड्यून्स में भी सवाल बार बार आता है कि कौन से सैंड ड्यून्स, उनके क्या क्या नाम होते हैं। सैंड ड्यून्स आप जानते हैं रेफर्स टू द हीप एंड माउंड्स ऑफ सैंड, यानी कि अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके से जो शेप्स बनी हुई है सैंड की, वो सैंड ड्यून्स हैं। और इनको मैंने डायग्राम साथ में बनाए हैं कि क्या क्या है। देखिए, एक होता है बार्किन्स, ये क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स है, ये याद रखिएगा, क्रेसेंट शेप्ड है और विंड यूं ब्लो कर रही है, तो यानी कि ये थोड़ा सा उभरी हुई हाइट है, ये स्लांट यूं है, यू मूव कर रही है, तो दिस इज नोन एज क्रेसेंट शेप। एंड दिस टू जो इसके आर्म्स हैं वो विंड जब ब्लो कर रही है ना तो इसके उस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? टुवर्ड्स द विंड फॉलो नहीं कर रहे, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको नजर आएगा कि ये आर्म्स जो है दिखा रहे हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है उसी के सामने वाले डायरेक्शन में बने हुए। पैराबोलिक जो होती है ड्यून्स, वो रिवर्स ऑफ बार्किन्स होती है, जहां पे इसके आर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सामने हैं विंड के, तो इस तरीके से बॉम्ब है, ये हाइट ऊपर फॉर्म हो रखी है। सीफ जो होती है अगेन एक बैरिकन्स का ही एक वर्जन है, बट उसमें एक जो आर्म होता है वो मिसिंग होता है। इट इज सिमिलर टू बार्किन्स विद अ स्मॉल डिफरेंस दैट द सीफ हैज ओनली वन विंग और पॉइंट, यानी कि उसका एक, जैसे यहां पे अगर मैं हटा दूं इसका एक आर्म तो ये सीफ बन जाएगा, अगर ये पूरा हो गया तो बार्किन्स बन गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स। अब लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स में होता क्या है, लेट अस अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे विंड डायरेक्शन यहां पे मूव करिए, उसके आसपास आप रियलाइज करोगे कि दो एक तरीके से विंड डायरेक्शन के ही उसमें दो ड्यून से पैरेलल एक तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। देखिए, व्हेन सप्लाई ऑफ द सैंड इज पुअर, यानी कि सैंड का जो सप्लाई या सैंड की जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा नहीं है, और विंड डायरेक्शन कांस्टेंट है। विंड डायरेक्शन कांस्टेंट क्यों बोला गया? विंड डायरेक्शन कांस्टेंट होगा तभी ये इस शेप पे बन सकते हैं। अगर विंड पहले यूं फ्लो कर रही है और विंड यूं फ्लो कर रही है तो कभी भी इतनी लंबाई में इतने लंबे ड्यून्स नहीं फॉर्म होंगे। अगर ये सेम डायरेक्शन में ही विंड फ्लो करती रहेगी, एक कांस्टेंट स्पीड में या एक लेटर से एक ही डायरेक्शन में, देन इट इज पॉसिबल कि इस आसपास जो है वो ड्यून्स बन जाए बिकॉज ऑफ द विंड दैट इज फ्लोइंग। सो दिस इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स। ठीक है, ये बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक बन जाते हैं, बट इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती क्योंकि सप्लाई ऑफ विंड सैंड इज लेस। ट्रांसवर्स, ये एक तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं विंड के, जैसे यहां से विंड फ्लो कर रही है तो यहां पर ये बन गया, फिर ये दोबारा बन गया, ये हाइट है, उभरा हुआ इलाका। सो दीज आर ट्रांसवर्स ड्यून्स। लोएस्ट जो होता है अगेन, दीज रिप्रेजेंट थिक डिपॉजिट्स ऑफ अनस्ट्रैटिफाइड एंड वेल सॉर्टेड ग्रीन सेडिमेंट्स। ये भी अगेन एक डिपोजिशनल फीचर होता है आपके विंड्स का। सो वी आर डन विद विंड्स। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं ग्लेशियर्स में। अब ग्लेशियर्स भी प्लीज बेटा याद रखो, हम लोगों ने अभी जो विंड करा इसमें विंड में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। विंड क्या क्या करता है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्या इरोजनल फीचर्स हैं, या फिर या क्या क्या चीजें फॉर्म होती है इरोजन्स की वजह से भी, क्या डिपोजिशनल फीचर्स है। सो इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड, लैंडफॉर्म्स भी और इरोजन एंड डिपोजिशन उसमें। सिमिलरली अब आते हैं हम ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर्स अगेन बड़ा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द मूविंग आइस मास डाउनस्लोप अंडर द ग्रेविटी इज नोन एज ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बहुत बड़ा आइस का मास है जो ग्रेविटी के अंडर नीचे फ्लो कर रहा है। और देखिए, about 10% of the earth's surface is now covered with glaciers. in earth का जो 10% surface है वो ग्लेशियर से कवर्ड है, तो एक बड़ा इलाका है। अब यहां पे देखिए, सिमिलरली ग्लेशियर्स में इरोजन दो तरीके से होती है। एक अब्रेजन, अब्रेजन याद करो दोबारा से। अगर ग्लेशियर अब्रेजन कर रहा है तो क्या कर रहा होगा? ग्लेशियर अगर मूव कर रहा है तो कुछ सारे पार्टिकल्स जो पिक करेगा, कहां से? सरफेस से।
मूव करते करते वो पिक करके वही पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाद में और मदद करेंगे ग्लेशियर्स को और इरोजन के लिए. This is known as abrasion. It is a process by which rock fragments and debris in the base of the moving glacier scrape and grind and polish the underlying bed surface. सिंपल शब्दों में ग्लेशियर मूव कर रहा है, समझ लीजिए इसको इस तरीके से. देखो ध्यान से, ये समझ लो एक माउंटेन की थोड़ी सी स्लोप है. ये जो फोन दिख रहा है ये ग्लेशियर है जो मूव कर रहा है, राइट. अब जब ये ग्लेशियर मूव करेगा तो नीचे के जो पत्थर वगैरह या उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको भी उखेड़ेगा. वो जब उखड़ जाएगा तो वो वाले पार्टिकल्स या स्टोन्स वगैरह जो बाकी के नीचे पार्टिकल्स वगैरह होंगे आगे, उनको भी उखेड़ने में मदद करेगा. दैट इज व्हाट अब्रेजन. विंड में भी यही हो रहा था. विंड में क्या था, यानी कि जो पार्टिकल्स विंड ने उठाए हैं वही बाकी चीजों को इरोजन करने में मदद कर रहे हैं. सिमिलरली यहां भी हो रहा है, ग्लेशियर्स ने जिनको उठाया वो मदद कर रहा है उनको. सो ये रहा एक प्रोसेस. दूसरा, प्लकिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय द मूविंग ग्लेशियर्स पुल्स अवे चंक्स और ब्लॉक्स ऑफ रॉक फ्रॉम द बेड रॉक. अब देखो, अब्रेजन करने से पहले प्लकिंग भी हो रही होगी, क्योंकि जब ग्लेशियर मूव कर रहा है नीचे तो उसने कुछ प्लक भी तो करा होगा, क्योंकि जब वो मूव कर रहा है ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू दिस, जो नीचे का सरफेस होगा वो एकदम मिरर जैसा प्लेन तो है नहीं, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होंगे. तो जैसे ही वहां पे ग्लेशियर टकराएगा उसको पुल कर लेगा स्टोन्स वगैरह या पार्टिकल्स को, तो वो क्या होता है, प्लक कर लेना. यू आर प्लकिंग इट. नाउ व्हेन यू आर प्लक्ड इट, दोस पार्टिकल्स व्हिच आर इन द ग्लेशियर में वो साथ साथ जब मूव कर रहे हैं तो बाकी इलाकों को भी अगेन इरोड कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज प्लकिंग. उसके बाद ये अब्रेजन साथ में चल रहा है. सो दिस इज अगेन ग्लेशियर का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन दिस प्रोसेस. अब देखिए इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर. अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आज के टाइम पे आप कभी जाते हो इन द रीजन्स ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह के ऊपर, तो आपको इस तरीके की ना वैलीज वगैरह, सॉरी यू शेप वैलीज, हैंगिंग वैलीज काफी नजर आएंगी. सिर्फ ये समझ लीजिए, ये इनिशियल फेज में समझ लो ग्लेशियर नहीं है, तो ये एक तरीके से तो पूरा एक ब्लॉक रहा है. अब ग्लेशियर जब मूव कर रहा है तो वो इस पूरी चीज को फॉर्म कर रहा है. क्यों? क्योंकि इरोजन की वजह से फॉर्म हुई है. ये ग्लेशियर मूव करेगा तो धीरे धीरे एक तरीके से इरोजन करता रहेगा. तो ये वो जगह है जहां पे ग्लेशियर फ्लो कर रहा होता है. तो दिस वैली हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ द ग्लेशियर. अब एक चीज और समझिए. अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर एक छोटी सी वैली इस मेन वैली को ज्वाइन करिए, ये क्या है? बेटा, जब एक ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, पॉसिबल है कि यहां पे एक और छोटा सा ग्लेशियर हो, वो भी यहां से फ्लो करके यहां पे ज्वाइन कर रहा होगा, बट वो थोड़ा छोटा है और अभी उतनी इरोजन उसकी एबिलिटी नहीं थी, तो वो अभी तक क्या ऊपर है हाइट. बाद में इरोजन करते 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 शायद उसी के लेवल में पहुंच जाएगा. सो यहां पे ये जब बाद में लेटर से अभी ग्लेशियर्स रिट्रीट हो चुके हैं या मेल्ट हो चुके हैं, तो आपको नजर क्या आता है कि ये वैली है और ऊपर इससे हैंगिंग वैली है नजर आती है. तो दिस वाज फॉर्म्ड बाय अ सेकेंडरी ग्लेशियर व्हिच वाज जॉइनिंग द मेन ग्लेशियर, and this both of them are created by the erosional activity of the glacier. अब देखिए, U-shaped valleys cross section of the glacial valleys or glacial troughs of the mountain glaciers, यानी कि erosional activity की वजह से फॉर्म हुआ है. Hanging a valley of tributary glacier, जैसे वाटर, जैसे फ्लोइंग वाटर में एक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन होती है, उसी तरीके से इस मेन ग्लेशियर में एक सेकेंडरी ग्लेशियर ज्वाइन हो रहा है. ये भी इरोजन कर रहा है, तो ये अपनी छोटी सी यू-शेप्ड वैली बना रहा है. बट ये जब बाद में देखते हो तो अभी जुड़ी नहीं है, नीचे सेम लेवल में नहीं आई है, ये आपको हैंगिंग नजर आती है. तो दिस इज नोन एज हैंगिंग वैली विच जॉइन द मेन ग्लेशियर एट मच ग्रेटर डेप्थ. तो यानी कि यहां पे इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, क्योंकि अगेन ग्लेशियर छोटा है, अभी उतना इरोजन नहीं हुआ है. तो बाद में जब रिट्रीट हो जाता है ग्लेशियर का, या सूख जाता है या खत्म हो जाता है, तो आपको रियलाइज होता है कि इस तरीके से वैली और ये हैंगिंग वैली नजर आती है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें सर्क्यू अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. आप ये समझ लीजिए, ये एक माउंटेन की आधा पार्ट है. जब ग्लेशियर मूव करता है तो ये एक तरीके से उखेड़ देता है, प्लग करता रहता है क्या, आपके माउंटेन को. सो आप ये समझ लीजिए, अ बोल शेप्ड हॉलो, दिस इज अ बोल शेप्ड हॉलो एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली formed due to the glacial erosion where the glaciers originate
एंड अक्यूमुलेट्स। तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो रखा है, ये किस लिए हो रखा है? ये इसलिए हो रखा है क्योंकि ग्लेशियर्स जब इसको मूव कर रहे हैं तो इसको प्लक पुल करी जा रहे हैं और धीरे धीरे इरोजन करते करते इस स्टेज में पहुंच चुका है। दिस इज नोन एज अगेन सर्क्यू। अब आप एक चीज याद रखिए, सर्क्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। जहां पे आप ग्लेशियर्स देखोगे वहां पे आपको सर्क्यूज जैसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अब देखिए दूसरा आता है एरीट। व्हेन टू सर्क्यूज कट बैक इन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ माउंटेन नाइफ, a ridge is formed, this is known as एरीट। देखो समझ लो, जैसे ये काटी जा रहा है, यहां से भी काट रहा है, तो धीरे धीरे लेटस से ये ध्यान से देखिएगा, ये दो ग्लेशियर्स मूव करती हूं, काटी जा रहे हैं, काटी जा रहे हैं, काटी जा रहे हैं, बहुत बड़ा इलाका कट रहा है, तो ये बीच में क्या बनेगा? ये रिज बन जाएगी, लंबी सी रिज बन जाएगी। देखो कैसे, यहां सारे ग्लेशियर्स हैं, यहां भी ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर मूव कर रहा है, काट रहा है, ये भी यहां काट रहा है, तो उसके बीच का जो इलाका होगा वो कम कटेगा, तो वो नोकीला हो जाएगा, तो इतनी लंबी सी जो रिज फॉर्म हो जाएगी इसको एरीट कहते हैं। तो दोनों साइड क्या होगा? सर्क्यू होगा। नेक्स्ट, अब यहां पे देखिए कभी कभार कोई माउंटेन पीक हॉर्न्स भी कहलाती है, तो इसको देख लेते हैं कैसे। अब पिरामिडिकल और ट्रायंगुलर फेसिडेड पीक फॉर्म ड्यू टू द रिसेशन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2, 3 और मोर सर्क्यूज। अब समझ लीजिए एक पहाड़ी है, यहां से फ्लो कर रहा है ग्लेशियर, यहां से ग्लो कर रहा है ग्लेशियर, यहां से भी ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, और करते 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 चोंच या पीक सी बन गई है, बिकॉज ग्लेशियर्स मूव करते 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 एक चोंच को थोड़ा सा और बारीक या और पॉइंटेड बना दिया गया। तो दैट्स नोन एज अ हॉर्न, बिकॉज यहां भी सर्क्यू था, यहां भी था, शायद आगे भी था, पीछे भी था। वो इरोजनल एक्टिविटी की वजह से, सर्क्यूज के कॉम्बिनेशन की वजह से एक हॉर्न सा बन जाता है। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज हॉर्न। चलिए, क्रेग एंड टेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। समझ लीजिए ग्लेशियर फ्लो कर रहा है यहां पे, अब ये बीच में जो ये आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ये देखिए, एक सेकेंड, इसको कलर दूसरा चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। इसको मैं बता रहा हूं, ये है रेजिस्टेंट रॉक, रेजिस्टेंट रॉक। अब ग्लेशियर जब मूव कर रहा है यहां से, जो सॉफ्ट रॉक्स होंगे उनको इरोड भी कर रहा होगा, राइट? जब ग्लेशियर मूव कर रहा है तो इट इनकाउंटर्स अ रेजिस्टेंट रॉक। क्या कर रहा है? रेजिस्टेंट रॉक को इनकाउंटर करेगा। तो अब इसको ये इरोड नहीं कर पाएगा बहुत ज्यादा, बट थोड़ा बहुत करेगा, तो ये साइड थोड़ी सी स्टीप हो जाती है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली इनकाउंटर हुआ ग्लेशियर का। ये ग्लेशियर तो बहुत बड़ा है, ये बीच में एक जगह है, तो यहां पे ग्लेशियर मूव कर रहा है। अब यहां पे मूव करते करते आप रियलाइज करते इट एनकाउंटर्स अ रेजिस्टेंट रॉक। तो पूरा तो इरोड नहीं करेगा, बट थोड़ा इरोड करेगा, तो ये साइड थोड़ी सी स्टीप हो जाएगी। आप जानते हो कि ग्लेशियर ऑलरेडी कैरी कर रहा है डिपोजिशनल फीचर्स, या बहुत सारे जो चीज प्लग हुई है, मटेरियल वगैरह जो था, वो ऑलरेडी कैरी कर रहा है। तो वो जब आगे मूव करता है तो यहां पे कई चीजों को शायद वो डिपॉजिट कर सकता है। तो होता क्या है, यहां पे आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो थोड़ा सा एकदम स्टीप होगा और आगे जाके जेंटल होगा। इसको बोलते हैं क्रैग, इसको बोलते हैं टेल। क्रैग इज बेसिकली अगेन अ शार्प steep slope that is formed because of little bit erosion that has taken place here, and tail is formed because of the deposition that took place because of the glacier. So this is known as crag and tail. Crag इस वजह से प्रेजेंट है क्योंकि वो रेजिस्टेंट रॉक है। सो वोल्केनिक प्लग्स, खासकर क्योंकि वोल्केनिक प्लग्स होते हैं, ये रेजिस्टेंट ज्यादा होते हैं, ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन विच इज अ स्टीप साइड फॉर्म ड्यू टू इरोजन, यानी कि इरोजन की वजह से क्रैक बन गया। ऑन द अदर साइड ग्लेशियल आइस बिकम एलोंगेटेड हैविंग जेंटल स्लोप टेल, क्योंकि यहां पे कुछ चीजें थोड़ी सी डिपॉजिट हो गई। या एक और चीज होती है, अगर डिपॉजिट नहीं भी होती तो क्योंकि ग्लेशियर्स यहां पे फ्लो कर रहा है यूं, तो वो डायरेक्टली इनकाउंटर नहीं हुआ, वो मूव कर रहा है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यहां पे ये थोड़ा सा सीधापन हो जाए। कभी कभार डिपोजिशन भी हो जाता है, कभी कभार डिपोजिशन भी हो जाता है, बट मेजरली क्या है, यहां पे लेट अस से यहां पे तो इरोजन हुआ सामने, यहां पे क्योंकि वो मूव कर रहा है तो इट बेसिकली हैज अ सूदनिंग इफेक्ट वेयर इट लीड्स टू दिस पार्ट बीइंग मोर जेंटल। ठीक है, क्योंकि सामने इनकाउंटर होता तो इरोड करता बिल्कुल, यहां पे स्मूथली फ्लो करे, इस वजह से थोड़ी सी जेंटल स्लो हो जाती है। कभी कभार कुछ इरोजनल एस्पेक्ट्स भी के साथ साथ यहां डिपोजिशन भी देखा गया है। चलिए, अब आता है फॉर्ड्स
ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है, आप मानेंगे शायद आपके एग्जामिनेशन में पिछले साल ये सिविल सर्विस के जीएस में भी आया है कि फॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अब देखिए, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोगों में से काफी लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है ना, एनसीईआरटी में जो ग्लेशियल फीचर्स वगैरह होता है ना, आप ये समझ लो ऐसी किताब है आपकी, यहां पे आप जानते हैं पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के यहां पे इस इतनी से छोटे से इलाके में इसके बारे में मेंशन था, ठीक है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, यूपीएससी में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एनसीईआरटी में कोई चीज मेंशन्ड है, वो एनसीईआरटी से ही, इवन ज्योग्राफी की खासकर बात कर रहा हूं, अभी मैं बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ो, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, वो ज्योग्राफी का उठाएंगे आपकी एनसीईआरटी से ही। शायद एनसीईआरटी में एक्सप्लेन 2 लाइन में हो, 3 लाइन में हो, वो नहीं पता। उसका क्वेश्चन वो चाहे 10 नंबर या 15 नंबर का बनाए, वो अलग बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटोलॉजी में एयर मासेस को एक पैराग्राफ के अंदर समझा रखा है। आज से कुछ साल पहले एयर मासेस के ऊपर सवाल आया, पूछा गया कि एयर मासेस जो होती हैं वो कैसे इंपैक्ट करती हैं वेदर कंडीशंस को, या लोकल वेदर को, या रीजनल वेदर को। अब आपको यह समझना है कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो उसकी एक छोटी सी चीज का भी बड़ा सा सवाल बन सकता है। इसी वजह से व्हाट आई हैव डन इज, एनसीईआरटी में जो जो चीजें मेंशन्ड है, उन्हीं सारी चीजों को जितना प्रेजेंट है वो उसके साथ साथ उसको बहुत बड़ा करके जो जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स में वो कंबाइन कर दिया है। इससे क्या हुआ, आपकी एनसीईआरटी भी पूरी कवर हो गई, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स भी पूरी कवर हो गई, तो आपके सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स एंड मेंस की दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है इसमें। क्लियर? तो अब देखिए, यहां पे जो मैं अभी कहानी लिखी हुई है, ये शायद अभी कहानी देखने से समझ नहीं आएगा, बट जब मैं जो हैंड ड्रॉन डायग्राम बताऊंगा आपको तो क्लियरली समझ आ जाएगा। देखिए अभी 1 मिनट के लिए पहले समझ लेते हैं कि लिखा क्या है। दीज आर ग्लेशियल ट्रफ्स विच हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय सी, यानी कि ग्लेशियल ट्रफ्स हैं, ठीक है, ग्लेशियल ट्रफ्स हैं जो अब जिस इलाके में अब सी ने इनग्रेशन या सी ने वो इलाका घेर लिया है। Fords are the arms of the sea which have occupied a U-shaped glaciated valley, यानी कि याद रखिए, जो U-shaped glaciated valley थी उसमें अब समुंदर का इनग्रेस या समुंदर ने उस चीज के ऊपर कब्जा कर लिया, इस तरीके से समझ लीजिए। अब कैसे होता है ये देख लो। आपको शायद याद होगा, ये वाला जो पार्ट अगर मैं दिखाऊं, क्या मैं इसको बोल सकता हूं यू शेप्ड वैली, ग्लेशियर के द्वारा फॉर्म हुई। क्या जो ये ऊपर है इनको मैं हैंगिंग वैलीज बोल सकता हूं, जो छोटे छोटे ग्लेशियर और इरोजन कर रहे होंगे। अब आप एक चीज समझिए, काफी समय के बाद हो सकता है ये ग्लेशियर रिट्रीट कर जाए या समाप्त हो जाए, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग या वेरियस फैक्टर्स। तो उसके बाद आपको शायद नजर आएगा कि यहां पे छोटी मोटी शायद रिवर फ्लो कर रही होगी, हो सकती है, यानी कि ये पूरी की पूरी, अगर आप देखोगे आपको क्या नजर आएगा कि एक यू शेप्ड वैली है और ये हैंगिंग वैली है, छोटी मोटी पानी का सोर्स है कुछ छोटा मोटा प्रेजेंट है। बाद में आपको रियलाइज होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद सी लेवल लेटर से राइज हो गया, थोड़ा सा सी लेवल राइज हो गया, या कॉन्टिनेंटल मास थोड़ा सा सबमर्ज हो गया, दोनों केसेस में हो सकता है। हाउ इज इट फॉर्म, प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पर तो मैंने बोला कि आइस ग्लेशियर रिट्रीट हो गया, रिट्रीट मतलब गर्मी हो गई है तो अब उतनी जितनी उसकी पहुंच थी उतनी नहीं है, या वो प्रेजेंट नहीं है वहां पे, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है ही नहीं अब लेट अस अज्यूम रिट्रीट का मतलब और भी होता है कि वो और अपर इलाकों में जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रही है। तो आप सोचो यहां पे आपको यू शेप्ड वैली नजर आ रही है, यहां पे हैंगिंग वैली नजर आ रही है, छोटा मोटा पानी बीच में हो सकता है सोर्स, ठंडा इलाका तो है ही। अब यहां पे लेट अस अज्यूम कंडीशन ऐसी हुई कि या तो वाटर लेवल राइज हो गया, या ये जो पूरा कॉन्टिनेंटल मास है ड्यू टू सर्टेन टेक्टोनिक एक्टिविटीज थोड़ा सा नीचे सब मूव कर गया। उस केस में जो पानी आसपास, क्योंकि यहां पे आगे जाके समुंदर ही है होगा, तो पानी समुंदर से यहां पे एंटर कर गया। तो अब आपको क्या नजर आएगा कि ये जो यू शेप्ड वैली थी यहां पे सी का इनग्रेस यानी कि एंटर कर गया पानी सी का, इसको कहा जाता है फोर्ड। समझ में आया? सो यहां से ये वाली कंडीशन कब होगी, ध्यान से देख लीजिए, यहां से ये कंडीशन तब होगी, फर्स्ट ईदर there is rise in the sea level, या दूसरा क्या है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से कॉन्टिनेंटल मास जो है थोड़ा सा नीचे मूव कर गया है या डाउनवर्ड मूव कर गया है, राइट।
या कॉन्टिनेंटल मास थोड़ा सा सबमर्ज हुआ है, कॉन्टिनेंटल मास का डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। इन दोनों केसेस में क्या होगा, मौका मिलेगा किसको, मौका मिलेगा सी को एंटर करने के लिए, क्योंकि एडजॉइनिंग इलाका समुद्र ही है। तब इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्रॉड। दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर 10 मार्क्स। अब आपको यही बता रहा हूं मैं कि अगर आप लोग निग्लेक्ट करोगे चीजों को तो यहां हर चीज कवर्ड है। इसको ध्यान से लेक्चर को देखो, सारे डायग्राम्स बनाइए। डायग्राम्स बनाने से ही आप याद रखिएगा, आपके नंबर बढ़ जाते हैं। खासकर ज्योग्राफी में याद रखिएगा, ज्योग्राफी इज अगेन अ सब्जेक्ट जहां पे मैप्स और डायग्राम्स के नंबर आपके मार्क्स को बिल्कुल चेंज कर देंगे। फॉर दैट मैटर जनरल स्टडीज के बाकी क्वेश्चन में भी चेंज कर देते हैं, बट यहां तो है ही। यहां पर तो जो पेपर चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसको अगर डायग्राम्स एंड मैप्स नहीं दिखते तो उसको लगता है ये ज्योग्राफी का आंसर नहीं है, वो आपको नंबर नहीं देगा या बहुत कम देगा। समझ रहे हैं? जितनी कहानियां लिखनी है लिख लो, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि द प्रोफेसर्स हु आर चेकिंग योर आंसर्स आर द वंस हु हैव बीन एसोसिएटेड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आदत होती है अपने आंसर शीट में आंसर्स डायग्राम्स मैप्स देखने की। अब आपने लिखा एक सादा सा एग्जाम, सादा सा आंसर विद नो डायग्राम नो मैप, मजा नहीं आएगा, मार्क्स भी वैसे ही आएंगे फिर। नेक्स्ट होता है डिपोजिशनल वर्क। अब देखिए, डिपोजिशनल वर्क को दो बहुत ब्रॉड कैटेगरीज में डाल देते हैं, टिल्स एंड मोरेन्स। टिल्स होते हैं कोई बिल्कुल से कोई अनस्ट्रैटिफाइड, अनसॉर्टेड, रैंडमली जो होते हैं डिपोजिशन हो जाती हैं जो आपके ग्लेशियर्स द्वारा, उनको टिल बोलते हैं। बट थोड़ा सा वेल सॉर्टेड, थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज जो होती हैं, रिज लाइक डिपोजिशनल प्लेन होता है, वो कहते हैं मोरेन्स, जो कि थोड़े से लॉन्ग और नैरो होते हैं। अब ये जो मोरेन्स होती हैं तीन ब्रॉड टाइप्स में हमने डिवाइड करे हैं, टर्मिनल, लैटरल एंड मीडियल। टर्मिनल वो होते हैं जो ग्लेशियर के बिल्कुल मुंह के सामने, स्नाउट के सामने होते हैं, अभी दिखाऊंगा डायग्राम में। लैटरल वो होते हैं पैरेलल रिजेस ऑफ टिल्स और ईदर साइड्स ऑफ द ग्लेशियर, यानी कि ईदर साइड्स ऑफ द ग्लेशियर में ये टिल्स प्रेजेंट होते हैं। और मीडियल वो होते हैं जो दो ग्लेशियर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये जो स्टार्टिंग, ये इस इलाके में जो प्रेजेंट है आपके मोरेन्स, ये प्रेजेंट है आपके किसमें, बिल्कुल स्नाउट क्या होता है, मुंह। जैसे जैसे डॉग होता है, डॉग के मुंह होता है आगे, वैसे ग्लेशियर का क्या मुंह होता है आगे। तो वो यहां पर प्रेजेंट है आपका क्या, ये आपका टर्मिनल मोरेन। अब उसी तरीके से आप रियलाइज कर लीजिए कि यहां पे प्रेजेंट है लैटरल और यहां पे प्रेजेंट है मीडियल बीच में। क्लियर? नोट इट डाउन, नोट द डायग्राम प्लीज केयरफुली। ओके, सो क्या नजर आता है हम लोगों को यहां पे, इसको अगर मैं और बेटर तरीके से समझाऊं आपको तो इसको समझ लीजिए, एक ग्लेशियर है, ये एक ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, साथ में लेटर से एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक और ग्लेशियर फ्लो कर रहा है। अब यहां पे आप देख लीजिए कि हो सकता है यहां पे या एक ही ग्लेशियर भी आ रहा है। अब यहां पे देखिए, इसका जो मुंह है स्नाउट, यहां पे क्या है, टर्मिनल है, दो ग्लेशियर्स के बीच में क्या है, मीडियल है, जो साइड में क्या है, लैटरल है। सो व्हाट डू वी सी हियर, वी सी सच टाइप्स ऑफ डिपोजिशन दैट आर हैपनिंग, दोस आर नोन एज मोरेन्स। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आता है ड्रम लाइंस। अब आप सोचेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप शायद विश्वास करेंगे या नहीं, ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आ रखा है एक बात, और ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी में भी आ रखा है कि वो पूछा था कि ये बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी क्या होती है, या बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी किस चीज से एसोसिएटेड है। तो ये आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है, खासकर प्रीलिम्स में, तो ये पूछा जा सकता है बिल्कुल। देखिए, ड्रम लाइंस क्या होते हैं, दीज आर स्वॉर्म्स। स्वॉर्म्स मतलब, स्वॉर्म्स समझ लीजिए ये एक अकेला नहीं है, कलेक्शन ऑफ सच स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रखे हैं, इस वजह से स्वॉर्म्स बोला गया, ऑफ ओवल इलोंगेटेड वेल बैक हमलॉक कंपोज्ड होली ऑफ बोल्डर एंड क्ले। अब देखिए, ये जो ड्रम लाइंस होती हैं, ये एक तरीके से एक, हम आप ये समझ लीजिए कि डिपोजिशनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर है। जब डिपॉजिट इस तरीके से होता है कि एक साइड आपकी थोड़ी सी स्टीप है, दूसरी साइड आपकी अगेन थोड़ी सी इलोंगेटेड है। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे इस तरीके से क्रॉस सेक्शन नजर आएगा। अब ये
डिपॉजिट हो रखा होता है आपके लैंड फॉर्म्स, एक फॉर्म्स हो रखे होते हैं जो एक अकेला नहीं होता, बहुत सारे अलग 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 इलाकों में फॉर्म हो रखे होते हैं, और इनको अगर ऊपर से देखा जाए ऐसा लगता है जैसे अंडे हैं बैठे हुए। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, और ये डायगनली सिचुएटेड होते हैं, एक से एक दूसरे डायगनल में। तो दिस इज नोन एज ड्रम लाइंस, ये आपको आइडिया होना चाहिए। एस्कर्स, एस्कर्स समझ लीजिए, कभी कभार क्या होता है जैसे ये एक यू शेप्ड वैली है, आपके ग्लेशियर के अंदर ही बीच में, बीच वाले इलाकों में लेटस से थोड़ा सा मोरेनिक डिपॉजिट्स वगैरह प्रेजेंट है, या लेटस अज्यूम मोरेन प्रेजेंट है। जब ये ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो ये सामने से ऐसे रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, क्योंकि ये मेल्ट हुआ तो मटेरियल नीचे आ गया, नीचे आने के जैसे से रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जहां पे पहले ग्लेशियर था। तो दिस इज नोन एज एस्कर्स, लॉन्ग नैरो सीनियस रिज ऑफ सैंड एंड ग्रेवल are generally situated in the middle of the ground moraine, so this is known as eskers. Clear? लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है वेव्स, करंट्स एंड कोस्टल लैंडफॉर्म। देखो, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ये कॉन्सेप्ट्स, जैसे हमें अभी तक ग्लेशियर कर लिया, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कोस्टल लैंडफॉर्म से एसोसिएशन में। तो वेव्स क्या होती है? ये एक ऑसिलेशंस ऑफ द सरफेस वाटर है। ऑसिलेशन मोशन ट्रेवल्स थ्रू द वाटर लिटिल और नो ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। याद रखिए, वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस विच आर एसोसिएटेड विद सीज और ओशंस। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होते, यहां पे डिस्टर्बेंसेस ट्रैवल होती हैं। करंट्स क्या होती हैं? करंट्स एक तरीके से रिवर हैं, जैसे कि आपके रिवर फ्लो करती हैं सरफेस में, लैंड में, उसी तरीके से करंट्स आर लाइक रिवर्स दैट आर फ्लोइंग इन द सीज। So these are continuous progressive forward movement of water at a fairly defined डायरेक्शन। हम लोग जब ओशनोग्राफी करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, करंट्स क्या होते हैं, व्हाट करंट्स, कोल्ड करंट्स, क्यों उनका डायरेक्शन होता है, क्या बैलेंस होता है, ऑल दीज थिंग्स वर्क। ठीक है, अपर लेवल करंट्स होते हैं, डीप वाटर करंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, लीविंग दैट, क्योंकि वो अभी हमारा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हम आ जाते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स में। अब समझ लीजिए कोस्टल इलाके में ये एक जो, और ये पिंक सी लाइन बनी है, ओरिजिनल एक कोस्टल इलाके में एक रॉक सी बनी है, ये बहुत बड़ा सा माउंटेन सा कुछ प्रेजेंट है। यहां से आ रही है आपकी वेव्स, बार 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 बार, ये वेव्स बार बार इससे टकराएगी तो इरोड करेगी इसको, क्योंकि बहुत तेज स्पीड से आती है। धीरे धीरे करके क्या होगा कि यहां जो ये पूरा माउंटेन का ये पार्ट था, ये धीरे धीरे इरोड करके फ्लैट सा बन जाएगा यूं, इसको बोलेंगे वेव क्लट प्लेटफॉर्म। और ऑन वन हैंड एक ये इलाका जहां पे बार बार इरोजन हो रहा है क्योंकि स्ट्राइक ऑफ द वेव्स इज हैपनिंग, तो यहां पे अंदर से और क्या हो जाएगा, एक तरीके से कट बन जाएगा, इसको नॉच बोलते हैं। और ये जो उसके ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं क्लिफ। सो देखिए, क्लिफ इज अ वेरी स्टीप रॉक फेसिंग द एडजॉइनिंग कोस्ट, नॉच इज एन अंडरकट एट द बेस ऑफ द सी क्लिफ, वेव कट प्लेटफॉर्म इज अ रॉक कट फ्लैट प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द क्लिफ। सो याद रखिए, जब भी आप कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं नाम, तो आप साथ में छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, आपके बहुत नंबर अच्छे आएंगे। तो ये चीज सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल आपको बनाना है, सिंपल बताना है आपको, और लेबल करना है। याद रखिए, लेबलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली अगर आप सोचो कि मैं आपको ये बना दूं और ये लेबल ना करूंगी क्या है, तो उससे कोई नंबर नहीं मिलेंगे मेरे को। तो इट इज वेरी क्रिटिकल दैट आई लेबल इट। नेक्स्ट, सी केव्स। अब आप समझ लीजिए, ये एक तरीके से कोस्टल इलाका है, यहां पे आप रियलाइज करिए बहुत तेजी स्पीड से वेव्स आ रही हैं, यहां पे खड्डा हो गया एक साइड से। ठीक है, लेट अस अज्यूम, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। समझ लीजिए ये एक लैंडफॉर्म सा प्रेजेंट है कोस्टल इलाकों में, बहुत बड़ा सा माउंटेन वगैरह कुछ भी समझ लो। यहां से वेव्स आई, यहां टकराई ठक, और उल्टी साइड यहां से भी ठक टकराई। थोड़े टाइम बाद मैं बोलूं कि इसमें खड्डा हो गया एक, ठीक है, तो केव सी बन गई, तो ये सी केव हो गया। अगर यहां से जो केव बन रही है और यहां से केव बन रही है, वो दोनों इरोजन की वजह से जुड़ जाएं, तो ये हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे सी आर्च। सो प्रोलॉन्ग्ड वेव अटैक ऑन द बेस ऑफ द क्लिफ क्रिएट्स अ होल, तो ये जो होल क्रिएट हुआ ये सी केव हो गया। अब दोनों साइड से प्लीज याद रखिए, यहां से तो हो रहा है इरोजन, दूसरे साइड से भी हो रहा है, जैसे यहां से भी इरोजन हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, धीरे धीरे करते 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 क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये आर्च बन जाएगा। द टू केव्स अप्रोच वन अनदर ऑन ईदर साइड एंड यूनाइट टू फॉर्म एन आर्च, यानी कि दोनों साइड की जो आर्च हैं वो यूनाइट हो जाएंगी
और इरोजन की वजह से उसको आर्च बोलेंगे। अब आप देखो, कुछ समय के बाद ये वाला पार्ट गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, दैट मीन्स द आर्च विल फॉल and this remnant part will be like this, that is known as stack. So when the arch falls, the stand alone structure that is formed or present here is known as a stack. पहले ये यहां तक था, देखिए ध्यान से, पहले ये कहां पर होगा, यहां तक होगा पूरा, ठीक है। अब यहां पर ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, इरोजन होते 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 ये गिरा, यहां भी आर्च होगी, गिरी होगी, यहां पे आप देखो ये जो ये गिर जाएगा अगर, तो ये पार्ट सिर्फ यूं ही बचेगा, तो ये क्या होगा, स्टैक हो जाएगा, फिर ये और पीछे जाएगा। इस तरीके से क्या हो रहा है, इरोजन होते होते पीछे की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, डिपोजिशनल प्लेन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, आपको पता ही होगा। सबसे पहला बीच होता है, देखिए बीच लिखा है यहां पे, तो देखो बीच इज अ शॉर्ट टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि चेंज होता रहता है। ऑफ मरीन सेडिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सैंड हो सकता है, शिंगल्स हो सकता है, कॉबल्स हो सकता है, सी शोर में। तो यानी कि टेम्पररी है, क्योंकि आप जानते हैं नए नए डिपॉजिट्स और आते रहते हैं, शेप भी चेंज होती रहती है। ये रहा आपका बीच। अब आता है स्प्लिट, ये देखो सैंड का स्प्लिट। दीज आर इलोंगेटेड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म दैट एक्सटेंड फ्रॉम द कोस्ट टू द बॉडी ऑफ वाटर। तो यानी कि बॉडी ऑफ वाटर की तरफ एक्सटेंड हो रही है, सैंड स्प्लिट है। अब एक है हुक्ड, ये वो सैंड स्प्लिट है जो हुक की शेप में है। सो a split which develops as a curved hooked shaped end due to changes in the wind direction और wave refraction वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से ये हुक की शेप में बन जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, हुक्ड स्प्लिट। अब बैरियर आइलैंड क्या है, ये एक तरीके से ऐसा आइलैंड है जो पैरेलली डेवलप हो गया है कोस्ट के। सो इट इज अ नैरो इलोंगेटेड सैंड बार दैट इज पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, ये कोस्ट लाइन के पैरेलल डेवलप हो रखा है, एंड प्रोवाइड्स बफर बिटवीन द मेनलैंड एंड द ओपन सी। यानी कि ये क्या कर रहा है, यहां से जो विंड्स कभी आती हैं या वेव्स आती हैं, इस वाले इलाकों को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, क्योंकि ये बैरियर की तरह फॉर्म हो रखा है। इसका फॉर्मेशन में ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ रोल ऑफ द विंड, जो वेव आपकी मूव करती है, जो डिपोजिशन हो रहा है वो यहां पे आता है, करते करते ये एक तरीके से वेव का टकराना और उसके बाद डिपोजिशन जिस प्रोसेस में और उसको मॉडिफाई करने की वजह से ये शेप फॉर्म होती है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द वेव्स दैट आर मूविंग, कोस्ट लाइन से टकरा रहे हैं, वापस मूव कर रहे हैं, तो करते 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 जो डिपोजिशन है वो इस शेप में हो जाता है कि वो पैरेलल हो जाती है आपकी कोस्ट लाइन के, और बाद में इनफैक्ट ये इस इलाके को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि बाद में जब वेव्स आएंगी तो ये डायरेक्टली इनकाउंटर नहीं होगा। दिस विल एक्ट एज अ बैरियर टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ दिस लैंड मास, दैट इज इट इज नोन एज अ बैरियर आइलैंड। क्लियर? चलिए, टम्बोलोस। टम्बोलोस बहुत इंटरेस्टिंग है। कोस्ट लाइन के आसपास जो एक आइलैंड होता है, कोस्ट लाइन से थोड़ा सा परे जो एक आइलैंड होता है, उसको कनेक्ट कर रहा होता है ये लैंडफॉर्म, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जिसको टम्बोलो बोलते हैं। इट इज अ डिपोजिशनल फीचर दैट कनेक्ट्स एन आइलैंड टू द मेनलैंड और अनदर आइलैंड। तो यानी कि ये मेनलैंड को कनेक्ट करे दूसरे आइलैंड में, तो ये डिपोजिशन जो है इसको टम्बोलो बोलते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब आया कास्ट टोपोग्राफी। देखो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इस चीज को पढ़ते नहीं है। कास्ट टोपोग्राफी हैज अ वेरी क्लोज एसोसिएशन विद अगेन ग्राउंड वाटर, और ऑब्वियसली आप जानते हो केमिकल रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस, जो कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट को डोलोमाइट भी बोलते हैं, इनसे रिलेटेड होता है। अब देखो यूगोस्लाविया, फॉर्मर यूगोस्लाविया का जो इलाका था, वहां पे इस तरीके के लैंडफॉर्म्स बहुत फॉर्म होते हैं, इवन इंडिया में भी मिलते हैं। इंडिया में टपकेश्वर इलाका जो उत्तराखंड का है, वहां पर भी आपको कास्ट टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सो यानी कि लाइमस्टोन वगैरह का पूरा प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से आप देखते हो ग्राउंड वाटर का के साथ केमिकली रिएक्ट करने की वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं। सो कास्ट टोपोग्राफी देख लीजिए। These are the landforms produced by chemical weathering or chemical erosion of the carbonate rocks, mainly calcium carbonate CaCO3 and magnesium carbonate, जिसको डोलोमाइट भी बोलते हैं, by surface and subsurface water। अब देखिए यहां पे जो मैंने कंडीशंस लिखी हैं इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि आपके ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एंड मेंस, जहां पूछा जाए व्हाट आर द कंडीशंस दैट शुड बी देयर फॉर द कास्ट टोपोग्राफी टू बी प्रेजेंट। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी जगहें हैं जहां पे कास्ट टोपोग्राफिकल फीचर्स कुछ प्रेजेंट है बट कास्ट टोपोग्राफी प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि वो सारे जो रिक्वायरमेंट्स हम मांग रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है। कभी कभार लाइमस्टोन मिलता है किसी इलाकों में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह कास्ट टोपोग्राफी प्रेजेंट होगी। तो क्या रीजन है देख लीजिए। लाइमस्टोन मस्ट बी मैसिव,
थिकली बेडेड, हार्ड एंड जॉइंट। मैसिव मतलब बहुत बड़ा साइज होना चाहिए, थिकली बेड्स यानी कि बेड्स होंगे, यानी कि अलग लेयर्स होंगी, तो वाटर सीप इन भी करेगा, इसी वजह से आपके स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशन ऑफ लाइमस्टोन शुड बी अबव द ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर के नीचे होंगे तो पूरा का पूरा अंदर ही डूब जाएगा, तो आपके जो फॉर्मेशंस होती हैं वो प्रॉपर्ली नहीं होंगी। लाइमस्टोन शुड बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन एरियल एंड वर्टिकल, यानी कि घूम फिर के कहना तो वो यही चाहता है कि बहुत मैसिव साइज का हो, तभी अलग अलग से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं इसमें। कार्बोनेट रॉक शुड बी प्रेजेंट वेरी क्लोज टू द ग्राउंड वाटर सर्फेस सो दैट रेन वाटर में क्विकली इन्फिल्ट्रेट। अब आप पूरा का पूरा अंदर नहीं होना चाहिए ग्राउंड वाटर के, बट यस इस लेवल में होना चाहिए कि ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेट भी कर सके। दैट इज व्हाई यू विल रियलाइज कि रेन वाटर का भी रोल हो रहा है, ग्राउंड वाटर का भी रोल हो रहा है। लाइमस्टोन शुड बी हाईली फोल्डेड, फ्रैक्चर्ड एंड फॉल्टेड। जितना ज्यादा फोल्डेड फॉल्टेड होगा उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप वाटर जो है क्रैक्स में सीप कर सकता है, अलग अलग बेड्स के बीच में सीप कर सकता है अगर स्पेस वहां पर है, और उसकी वजह से आप जानते हो कि देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ मेनी लैंडफॉर्म्स बीइंग क्रिएटेड। दे शुड बी इनफ रेन, यस इनफ रेन होगी तभी वो वाटर पर्कुलेट भी करेगा। तो ये काफी सारे रीजंस हैं यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं। अब देखिए इरोजनल वर्क, देखो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको दिखाऊं, या मैंने नाम लिखे हुए हैं बट इसको सिंपल डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है, लेपीज एक वर्ड है, जब आप कभी कास्ट टोपोग्राफिकल रीजन्स में जाते हो तो वहां पे ना लैंड, वहां पे अगर सरफेस जो होगा बहुत अनइवन हो सकता है, ऊपर खाबड़ ऊबड़ खाबड़। तो दीज आर हाईली कोरुगेटेड एंड रफ सर्फेसेस ऑफ लाइमस्टोन लिथोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय लो रिजेस एंड पिनिकल्स। तो हो सकता है यहाँ पे जो पॉइंटेड एजेस हैं इनको पिनिकल बोलते हैं, और जो नीचे वाली छोटी मोटी है रिजेस बोली गई है, ये छोटी मोटी, बट ये इस सरफेस को बहुत अनइवन बना देती हैं और बहुत डिफिकल्ट बना देती हैं अगर आप इसको देखोगे भी तो। दीज आर नोन एज लेपीस। अब आया सिंक होल, स्वॉलो होल, डोलिन्स, ये सारी चीजें। अब अगर मोटा मोटा मैं आपको डायग्राम दिखा दूं तो ये समझ लीजिए, सिंक होल छोटा सा है, सिंक होल और बड़ा हो जाए तो वो स्वॉलो होल बन जाता है, स्वॉलो होल से बड़ा आपका डोलाइन होता है, डोलाइन से बड़ा होता है उवाला, और सबसे बड़ा होता है पॉल्जे। यहां पे सेम चीज लिखी हुई है, कुछ नया नहीं लिखा हुआ है। सिंक होल्स, स्वॉलो होल्स, उसके बाद डोलाइंस उससे भी बड़ा है, कोलैप्सिंग्स यानी कि छत नीचे गिर जाना, वालास, उसके बाद पॉल्जेस। तो यानी कि ये सारी चीजें घूम फिर के क्या है, यानी कि याद रखिए ये एक बेड है जिसके ऊपर एक समझ लीजिए जो उसकी छत है वो सिंक यानी कि नीचे गिर गई है। क्यों? क्योंकि द बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस। ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो सोलो होल बन गया। अब ये क्या लाइमस्टोन की बेड्स हैं, डू यू रियलाइज ये थिक थिक बेड्स हैं। यहां पे छोटा सा सिंक होल बना, केमिकल रिएक्शंस हुए, उसकी वजह से आप देखते हैं कि थोड़ा सा सिंक, छोटा सा खड्डा बन गया है। छोटे सिंक होल्स कंबाइन होते हैं तो बड़ा सा स्वॉलो होल बन जाता है। वो स्वॉलो होल्स बड़े होते हैं तो वो डोलाइन बन जाते हैं, डोलाइन से भी बड़ा है उवाला, और सबसे बड़ा है पॉल्जे। तो इस तरीके के खड्डे और होल्स आपको मिलते हैं। इसको कास्ट टोपोग्राफी का आप देख सकते हैं कि आप किस कह सकते हैं, इरोजनल वर्क है। सो दीज आर व्हाट द इरोजनल वर्क्स व्हिच यू सी। अब आता है केव्स। अब याद रखिए जब आप इन्हीं चीजों में आप रियलाइज करोगे कि आपको केव्स मिलेंगी, केव्स हैं जहां पे आपको वाटर भी मिल सकता है, जहां अंदर स्टोर्ड होता है। सो दीज आर वॉइड्स ऑफ लार्ज डायमेंशंस बिलो द ग्राउंड सर्फेस। तो आप कभी जाओगे इन कास्ट टोपोग्राफिक रीजन्स में तो अंदर जाओगे तो आपको केव मिलेंगी, वहां पे पानी वगैरह होता है, तो दिस इज नोन एज केव। इस ग्राउंड से जो कनेक्टिंग पाइप्स होते हैं इनको पोनोर्स बोलते हैं। सो वर्टिकल पाइप लाइक पैसेज कनेक्टिंग द केव। सो ये है आपके सारे के सारे क्या हैं, दीज आर दी इरोजनल लैंडफॉर्म्स दैट आर प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू कास्ट टोपोग्राफी। अब आता है कौन से, डिपोजिशनल। डिपोजिशनल आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्साइट्स, पिलर, मेजरली यही होते हैं। अब देखो इसको याद कैसे करना है ये मैं बता दूंगा, अब अभी समझ लेते हैं। स्टैलेक्साइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, अब देखिए formed by the deposition of calcareous solutes which are carried by water dripping through the ceiling। अब देखो सीलिंग है, ये सीलिंग प्रेजेंट है, इस सीलिंग से पानी और लाइमस्टोन के ड्रॉपलेट्स गिरी जा रहे हैं, ठीक है। धीरे 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 गिरते हुए ना कभी कभार ये जमा भी हो रहे हैं। तो यानी कि केव से जो ऊपर से नीचे लाइमस्टोन की ये नुकीली चीजें बन रही हैं इसको स्टैलेक्टाइट्स बोलते हैं, स्टैलेक्टाइट्स बोलते हैं। सिमिलरली जो ये पानी की ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही हैं वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होकर ये भी बन सकती है ऊंची, इसको स्टैलेग्माइट्स बोलते हैं। कई केसेस में ये ऊपर और नीचे की चीज कंबाइन हो जाती है तो इसको बोलते हैं पिलर। क्या बोलते हैं, पिलर। अब याद कैसे रखोगे, जी से ग्राउंड होता है,
तो स्टैलेग, जिसमें स्टैलेग जी आता है, वो हो गया नीचे से पॉइंटेड वाली जो ये बन रही है स्ट्रक्चर, और स्टैलेसाइट्स क्या हो गया, स्टैलेक्टाइट्स क्या हो गया, जो ऊपर से आ रहा है। सो सिंपल तरीका है, स्टैलेगमाइट्स आर दोज जिसमें जी प्रेजेंट है, वो ग्राउंड से एसोसिएट हो गया, यानी कि ग्राउंड से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रॉपलेट्स दैट आर फॉलोइंग विच आर वाटर एंड ऑब्वियसली लाइमस्टोन की वजह से। और जहां कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो बोला जाता है पिलर। ओके, नेक्स्ट आया रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर सबसे इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आप बहुत आसानी से देखते भी हो, रिवर्स वगैरह आपके आसपास होती हैं। तो रनिंग वाटर रेफर्स टू द फ्लोइंग वाटर ओवर अर्थ सरफेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स के फॉर्म में फ्लो कर रही होती हैं। अब आप देखिएगा एक चीज कि टाइप्स ऑफ रिवर इरोजन। अब रिवर इरोजन बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेजन, एट्रिशन एंड सोल्यूशन। आप इसमें से कुछ वर्ड्स आपने सुने भी हैं। हाइड्रोलिक एक्शन क्या मतलब होता है कि वाटर की जो फोर्स चल रही है उसकी वजह से वो काफी चीजों को डिसलॉज कर देगी। हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो समझ लीजिए एक माउंटेन वगैरह या साथ में कुछ पत्थर वत्थर है, उसको जोर से फोर्स से लगा और उसमें कुछ चीजें टूट गई, ये पत्थर टूट गया, क्यों? क्योंकि फोर्स है, तो वो हाइड्रोलिक एक्शन हो गया। दूसरी चीज होती है एब्रेशन, जो रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं वो स्क्रेप करे गए हैं। अब आप देख लीजिए अब्रेजन में आप रियलाइज करते हैं कि जो रॉक फ्रैगमेंट्स वाटर कैरी कर रहा है वो बाकी चीजों को भी इरोड करेगा। एट्रिशन में जो पार्टिकल्स रनिंग वाटर कैरी कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ भी घिस रहे हैं, फाइनर पार्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। सॉल्यूशन, केमिकल डिसोल्यूशन, यानी कि जो रॉक्स में जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं वो वाले वाटर जब फ्लो कर रहा है साथ साथ डिसॉल्व भी हो रहे हैं। सो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ इरोजन, जो टाइप्स जो फॉर्म रनिंग वाटर में टेक प्लेस कर रहे हैं। तो दैट मींस हाइड्रोलिक एक्शन, अब्रेजन, एट्रिशन एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर के द्वारा बहुत सारे केसेस में। अब जानते हैं कि ये रनिंग वाटर ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये रोड भी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि इरोजन इटसेल्फ इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, और वो डिपॉजिट भी करेगा। अब ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब होता है जब वाटर फ्लो कर रहा है, रोल हो रहे हैं बोल्डर, रोलिंग होती है बोल्डर्स की। पानी जब मूव करता है तो जो थोड़े से हैवी होंगे रॉक्स वगैरह, उसको डायरेक्टली तो उठा नहीं सकता क्योंकि वेट ज्यादा है, तो क्या करेगा? रोल करेगा। तो रोलिंग ऑफ द बोल्डर्स इज नोन एज ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है सल्टेशन, जंपिंग मूवमेंट ऑफ पेबल्स। अब क्या होता है, जो छोटे पत्थर हैं वो मूवमेंट की वजह से जंप करेंगे। ये वो वाले पत्थर नहीं है जो बहुत, ये भी देखो बोल्डर्स तो बहुत बड़े हो गए, पेबल्स का वेट भी है, इतना हल्का नहीं है कि उसको पानी में वो तैर सके, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या करता है, वो फोर्स की वजह से जंप करेगा पेबल। सस्पेंशन, जो सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनका अगेन डेंसिटी वाटर से भी कम है, तो वो तो क्या करेंगे, वो एक तरीके से फाइन पार्टिकल्स की तरह सस्पेंड होके मूव करेंगे वाटर में। सॉल्यूशन, ये वो हैं जो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। सो दीज आर ऑल द वेज थ्रू विच ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। ठीक है, और ऑब्वियसली फाइनली डिपोजिशन टेक प्लेस। अब आते हैं रिवर वैलीज। अगर आपने देखा होगा, रिवर जब फ्लो करती है इट कट्स थ्रू लॉट ऑफ लैंडफॉर्म्स। इन द अर्ली स्टेजेस, याद रखिएगा, अपर स्टेजेस ऑफ द रिवर वैली में वी शेप्ड वैली क्रिएट होती है। ठीक है, थोड़ा सा वी शेप्ड वैली क्रिएट होती है। और जब आप थोड़ा नीचे चले जाते हो इन द मिडिल कोर्सेज में, जब थोड़ा सा स्पीड भी कम हो जाती है, तो यू विल से यू शेप्ड वैली बीइंग क्रिएटेड। सो यहां पे क्या है, रिवर वैली इज लॉन्ग नैरो डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस दैट हैव बीन कार्व्ड बाय द ओकेजनल एक्शन ऑफ रिवर ओवर द टाइम। सो यहां पे आप देखते हैं वी शेप्ड वैली एंड यू शेप्ड वैली इज अ वेरी कॉमन इरोजनल फीचर जो आपको नजर आता है। वाटरफॉल, देखिए वाटरफॉल इज अ स्टीप डिसेंट ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम, वर्टिकल और नियरली वर्टिकल ड्रॉप। यहां पे आप देखना, जब ये रिवर वाटर यहां पे फ्लो कर रही है, आप देखो यहां पर जो सॉफ्ट रॉक होंगे उनको बहुत आसानी से इरोड करेगा ये, और ये इरोड करते करते ये वाटरफॉल पीछे होता जाएगा। समझ लीजिए इनिशियली ये ऐसे था, अब ये रॉक इरोड होते होते पीछे चले गए हैं, ये शायद इतना पीछे चला जाए कि ये नीचे गिर जाएगा, फिर ये वाटरफॉल पीछे हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, दीज आर वाटरफॉल में जब वो वाटरफॉल हो रहा है तो देयर इज इरोजन टेकिंग प्लेस। अब जहां पे वाटरफॉल गिरता है उसके नीचे का इलाका, यहां पे ध्यान से रखिए, पानी गिरा, यहां पे बहुत सारे पेबल्स वगैरह भी होंगे, ये वर्ल ऐसे घूमेगा पानी। ये पानी जब घूमेगा तो अपनी हाइड्रोलिक फोर्स के साथ साथ जो छोटे मोटे पेबल्स या पार्टिकल्स होते हैं उनकी मदद से अब्रेसिव एक्शन करेगा, जिसकी वजह से ये जो पूल है और डीप हो जाएगा।
ये जो वाटरफॉल के नीचे का जो पूल होता है इसको प्लंज पूल कहते हैं, अगेन फॉर्म ड्यू टू द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ द रनिंग वाटर. सो it is a deep circular bowl shaped depression formed at the base of the waterfall. Clear? So these are again waterfall के साथ साथ plunge pool. Next आता है river terraces. आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए इस चीज को. रिवर जब फ्लो करती है तो वो एक सीधे डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रही है, वो इधर उधर मियांडर भी करती है. आपको जो अभी ये नजर आ रहा है टेरेस, ये इनिशियल कंडीशन में तो ऐसा नहीं होगा. इसको हल्का सा समझते हैं. चलिए समझ लीजिए ये इनिशियल जो सरफेस था, इनिशियल सरफेस लेट अस अज्यूम ऐसा था. ठीक है, इनिशियल सरफेस समझ लीजिए ऐसा है. क्लियर? कोई भी प्लेन इलाका है, इसमें वाटर आपका फ्लो कर रहा है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है. अब जब वाटर फ्लो करेगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो सीधा तो मूव नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इधर मूव करेगा, और साथ ही साथ आप जानते हो इरोड भी करेगा. राइट? जब वो इरोड करेगा ऑब्वियसली थोड़ा सा और लेवल नीचे जाएगा इन कंपैरिजन टू दी अदर पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दी सरफेस. तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको नजर आए कि एक हल्का सा टेरेस सा फॉर्म हो चुका है. धीरे धीरे करके आप देखोगे कि और ज्यादा इरोजन होते नीचे जाता रहेगा. तो एक तरीके से आसपास टेरेसेस फॉर्म हो जाते हैं. ये टेरेस कैसे होता है? पहले ये ऊपर की लेयर होगी, ये यूं मूव कर रहा होगा, फिर ये और नीचे गया तो ये नया लेवल बन गया, फिर ये और नीचे गया तो नया लेवल बन गया. आपने देखा होगा ये बहुत सारी जगहों में, ग्रैंड कैनियन वगैरह आप देखते हैं, बाकी जगह में देखते हो तो ये रिवर टेरेसेस फॉर्म हो जाते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट आता है बेस लेवल. बेस लेवल का मतलब होता है वो लेवल जहां तक रिवर इरोड करेगी. बेस लेवल जब तक अचीव नहीं होता है रिवर का, वो तब तक इरोड करती रहती है. राइट? दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल. लोकल बेस लेवल यस भी होते हैं. ग्राउंड वाटर जो होता है वो आपका बेस लेवल होता है. अल्टीमेट बेस लेवल जो होता है वो सी लेवल होता है. तब तक वाटर इरोड करता रहता है या रिवर इरोड करती रहती है. जैसे ही वो बेस लेवल अचीव हो जाता है, रिवर और इरोड नहीं करेगी. इस वजह से इन दिस प्रोसेस ये इरोजन चलता रहता है. एंड दैट इज व्हाई यू रियलाइज एक पैरेलल फॉर्म ऑफ टेरेसेस फॉर्म हो जाते हैं. दीज आर नोन एज रिवर टेरेसेस. It is a steep, flat or gently sloping bench found on the either side of the river valley, जो कि पहले फ्लड प्लेन थे. ये पुराना फ्लड प्लेन था, ये उसके बाद का फ्लड प्लेन है, ये अभी फ्लड प्लेन है. जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल ही हो, नॉन पैरेलल जरूरी नहीं कि ये पैरेलल बने. जरूरी हो सकता है कि अलग अलग शेप्स भी हों. वो डिपेंड करता है सिचुएशन में, रिवर के वाटर फ्लो में, रिवर की कंडीशंस में, वहां की जियोमॉर्फोलॉजी में भी. चलिए, इनसाइज्ड मियांडर्स. अब देखिएगा जैसे यहां पे मियांडरिंग हो रही है, यहां पर भी समझ लीजिए कभी कभार हार्ड रॉक प्रेजेंट होता है और वाटर उसको काट देता है. तो यहां पे देखिए यहां फ्लो कर रहा है और ये हार्ड रॉक को काट के यूं मूव कर रहा है, जैसे ग्रैंड कैनियन में. इनसाइज्ड मियांडर मतलब जो मियांडरिंग है वो छप गई है नीचे, इसलिए बोला जाता है इनसाइज्ड मियांडर. अ मियांडर दैट हैज बीन डीपली कट और entrenched into the bedrock or valley ड्यू टू द डाउनवर्ड इरोजन ऑफ द रिवर. यानी कि एक हार्ड रॉक है, वो इरोड ऐसे करा कि वो एक तरीके से ये छप गया है यहां पे, जैसे ग्रैंड कैनियन है, इट इज इंट्रेंच्ड मियांडरिक, जहां पे इतने हार्ड रॉक कट चुके हैं और वो शेप ऐसी फॉर्म हो चुकी है. दैट इज नोन एज इंट्रेंच्ड मियांडर. ठीक है, यानी कि जो मियांडरिंग ऑफ द रिवर्स है वो नीचे ग्राउंड में छप चुकी है बिकॉज ऑफ द डाउन कटिंग या इरोजन एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस. डिपोजिशन में नेचुरल लेवीज बेटा याद रखो, वाटर नॉर्मली देखो इस लेवल में लेट अस से रिवर में फ्लो कर रही है. ठीक है, जब फ्लड आता है तो वाटर का लेवल राइज होता है, और फ्लड के टाइम में आप जानते हो बहुत सारी सेडिमेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो वो रिवर के आसपास यहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं. इनको कहा जाता है नेचुरल लेवी. सो इट इज अ रेज्ड एम्बांकमेंट मेड अप ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स
that form along both sides of the river channel due to repeated flooding and deposition. क्योंकि जब फ्लडिंग होती है तो वाटर ऑब्वियसली लेकर आता है बहुत सारा सेडिमेंट वगैरह, तो वो रिवर के जो चैनल है इसके पास में डिपॉजिट होता है, इसको नेचुरल लेवीज कहा जाता है। ये अगेन डिपोजिशनल वर्क है। नेक्स्ट आता है डेल्टा। डेल्टा आप जानते हो कि एंड ऑफ द रिवर की जो कोर्स होती है उसमें वो जाके वहां डिपॉजिट जो होता है वो डेल्टा होता है। सो इट इज लाइक अ ट्रायंगुलर इन शेप, तभी डेल्टा नाम दिया गया। डिपोजिशनल फीचर्स ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप एट द माउथ ऑफ द रिवर विच इज एंटरिंग लेट अस से अ लेक और अ सी इज नोन एज अ डेल्टा। जैसे ये रिवर है, यहाँ पे ये लास्ट में डेल्टा फॉर्म हो चुका है, जैसे आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आप देखते ही हैं। एल्यूवियल फैंस एंड कोन्स देख लीजिए, यहां पे होता यह है ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल एट द बेस ऑफ द फुट हिल। यहां पे इमीडिएटली समझ लीजिए ये हिल है, उसके आसपास बिल्कुल नीचे यहां पे स्टीप स्लोप सी है, यहां पे कुछ डिपोजिशन हो रखी है। ठीक है, ये डिपोजिशन जो होती है इसको हम बोलते हैं एल्यूवियल फैंस, क्योंकि एकदम सडन डिक्रीज इन द ग्रेडियंट हुआ है, तो यहां जो वाटर फ्लो करा था अपने साथ एल्यूवियल लेकर आया, वो यहां पे एकदम डिपॉजिट हो गया। अब यहां पे दो तरीके के वर्ड्स आते हैं, एल्यूवियल फैन और एल्यूवियल कोन्स। अगर जेंटल स्लोप है, यहां पे जो एल्यूवियल फैंस होती है उनकी जो स्लोप होती है वो रिलेटिवली जेंटल होती है, जो कोन्स होती है वो थोड़ा सा और ज्यादा स्टीपर हो सकती हैं, और एल्यूवियल कोन्स जो होती हैं वो ज्यादा डेब्रिस लेकर आती हैं, ज्यादा डेब्रिस से एसोसिएटेड होती है इन कंपैरिजन टू एल्यूवियल फैंस। तो दीज आर नोन एज एल्यूवियल फैंस एंड कोन्स, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वोल्केनिज्म एंड वोल्केनोज। हल्का सा ये आइडिया इसलिए मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने लैंडफॉर्म्स का टॉपिक खत्म कर लिया। लास्ट में एक चीज है जो आपको आइडिया होना चाहिए, पूछा जाता है कभी कभार सवाल, वोल्केनिज्म क्या है, वोल्केनो क्या है। देखो, वोल्केनिज्म अपने आप में सारा प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मॉल्टन लावा इरप्टिंग फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो मॉल्टन, एक तरीके से मॉल्टन लावा तो बोल दिया गया है, मॉल्टन लावा सरफेस में आता है बट अंदर से तो मैग्मा ही है। तो अगेन मैग्मेटिक प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस, लावा कमिंग ऑन द सरफेस एंड एसोसिएटेड प्रोसेसेस नोन एज वोल्केनिज्म। When this lava cools and reaches the Earth's surface, extrusive igneous landforms are formed. Intrusive and extrusive are formed. Intrusive आप ऑलरेडी कर चुके थे, एक्सट्रूसिव में आप जानते हैं हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा था, लावा प्लेटो वगैरह। उसी के साथ साथ आप जानते हैं यू कैन फॉर्म इवन वॉल्केनिक डोम्स वगैरह, तो वो भी एक एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। ठीक है, देख लीजिए अब देख लेते हैं वोल्केनो क्या है। Volcano are natural openings or vents on the Earth's surface that allow lava and small rocks and steam to erupt. यानी कि volcano क्या होता है, एक तरीके से एक स्ट्रक्चर या ओपनिंग है जहां से लावा वगैरह जो है बाहर आ रहा है, मैग्मा अंदर से निकल के बाहर लावा के फॉर्म में आ रहा है, गैसेस निकल रही हैं, स्टीम निकल रही हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है। अब हल्का सा मैं कॉम्पोनेंट देख लूं तो आप देखिएगा यहां पे ये अंदर क्या है, मैग्मा, जब बाहर आता है क्या है, लावा। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है माउंटेन जैसा लग रहा है आपको, ये क्या है, डोम। ये एक छोटा सा क्रैक है जिसमें शायद मैग्मा फ्लो कर सकता है। ये लहर क्या होता है, जो वोल्केनिक मटेरियल निकलता है, बहुत सारे डस्ट वगैरह निकलती है, वो पानी के साथ मिक्स होने के बाद जो फ्लो करता है उसको लहर बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही मडी सा लिक्विड सा होता है ये। और फिर ये है इरप्शन क्लाउड। अब इसमें बहुत सारे स्टीमर, बहुत सारी गैसेज होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, एरोसोल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl वगैरह बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर ऑल दैट आर प्रेजेंट इन दिस, ये कंपोनेंट्स हैं किसके, वोल्केनो के। अब हल्का सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं बेस्ड ऑन दी पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जो रिपीटेडली इरप्ट हो रहे हैं, जैसे चाहे कुछ सालों में भी हो बट वो रिपीटेडली इरप्ट होते रहते हैं, तो दोज आर नोन एज एक्टिव वोल्केनो। दैट मींस फ्रीक्वेंट इरप्शन टेक प्लेस। जनरली ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास होते हैं, जो कि एक रीजन है जो कि बहुत ही टेक्टोनिकली एक्टिव है, इस वजह से ये वहां पे सबसे ज्यादा मिलते हैं। एग्जाम्पल, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली, माउंट सेंट हेलेन्स यूएसए, माउंट वेजुवियस इटली। ये जो नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सारे नाम नोट कर लीजिएगा, क्यों, इन्हीं में से ही नाम आपके अरेंज करने में या मैच करने में प्रीलिम्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है डोरमेंट वोल्केनो। ये वो वोल्केनोज हैं जो इनएक्टिव है बट पॉसिबिलिटी है वो फ्यूचर में इरप्ट करेंगे, यानी कि काफी समय तक इरप्ट नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सटेंट हो चुके हैं, काफी समय के बाद इरप्ट होते हैं, चुप बैठे हैं। डोरमेंट मतलब चुप बैठे हैं। एग्जाम्पल, माउंट किलिमंजारो टंजानिया में। नेक्स्ट आता है एक्सटेंट। ये वो है जो बहुत ज्यादा समय हो गया और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिव नहीं हो सकते,
बट एक्सटेंट हम मानते हैं कि अब ये वर्क अभी बहुत साल हो गया नहीं हुआ, बहुत साल क्या मतलब बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए, पॉसिबली नहीं हुआ है और आगे भी कोई चांस शायद नहीं लग रहा है, इसलिए उसको एक्सटेंट बोल दिया जाता है। बट अगेन रिमेंबर दैट इफ अ स्टेटमेंट इज आस्क्ड कैन एन एक्सटेंट वॉल्केनो नेवर हैव वोल्केनिक इरप्शन, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हो सकता है दोबारा से। एग्जाम्पल, टेमू मैसिव नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड एम्परर सी माउंट चेन हवाइन में, हवाइन आइलैंड्स में होता है, तो ये वहां पे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो ये अर्थ के सम ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनोज में से एक होते हैं, नॉट वेरी स्टीप, कंपोज मेनली ऑफ बसाल्ट एंड लो एक्सप्लोसिविटी, हवाइन आइलैंड्स में जैसे है, ये इनकी शेप है हल्की सी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होते, फ्लैटर स्लोप है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो, ये थोड़े से आप देखते हैं स्टीप स्लोप है इसमें। दे इरप्ट कूलर एंड मोर विस्कस लावा, लावा इसका थोड़ा सा और विस्कस है, गाढ़ा है देन द बेसाल्ट, और एक्सप्लोसिव इरप्शंस होते हैं यहाँ पे। अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल नियर द वेंट फॉर्म्स अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो यानी कि एक लेयर के ऊपर एक के ऊपर लेयर बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि जो इरप्शन हो रहा है वो उसकी लेयर्स बनाई जा रहा है, दिस इज नोन एज कॉम्पोजिट। इसका एग्जांपल है माउंट फ्यूजी जो कि जापान में है, ठीक है। नेक्स्ट कैल्डेरा, अब देखो ये वो होता है जो सबसे एक्सप्लोसिव होता है, इतनी जोर के एक्सप्लोज होता है कि इसका पूरा जो ये पार्ट है वो फूट जाता है अपने आप में ही, दिस इज नोन एज कैल्डेरा। तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी सी ओपनिंग नजर आएगी, तो वो कैल्डेरा होता है। अमंग द मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज टेंड टू कोलैप्स पोस्ट इरप्शन फॉर्मिंग डिप्रेशंस कॉल्ड कैल्डेरा, जैसे कि येलोस्टोन कैल्डेरा इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फ्लड बसाल्ट, अब आप ये समझ लीजिए फ्लड बसाल्ट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल डेक्कन ट्रैप है, आपको शायद याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंटल प्लूम के साथ साथ मैंने आपको हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट बताया था। हॉटस्पॉट में मैंने बताया था रीयूनियन आइलैंड में जब हमारा डेक्कन का जो प्लेटो का रीजन था मूव कर रहा था बिफोर इट बेसिकली कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, तो रीयूनियन आइलैंड के समय जब वो मूव कर रहा था दैट वाज ड्यूरिंग द क्रिस्टेशियस पीरियड। क्रिस्टेशियस पीरियड में जब हमारा हॉटस्पॉट, ये हमारा जो डेक्कन वाला पार्ट जो अभी है वो रीयूनियन आइलैंड के ऊपर आया, तो उस वजह से जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए, वोल्केनिक इरप्शन, ये एक तरीके से हॉटस्पॉट के नीचे आ गया मोर अप्रोप्रिएटली, तो वहां पे बहुत सारा बसाल्ट पोर हुआ और लार्ज इलाके जो थे, जो अभी आप देखते हो डेक्कन प्लेटो का इलाका, वो फॉर्म हुआ, दैट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द क्रिस्टेशियस पीरियड, बिकॉज वाई इट वाज मूविंग ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट। ये लार्ज इलाके फॉर्म होते हैं जो फ्लड हो जाते हैं थ्रू वोल्केनिक मटेरियल या लावा के द्वारा, तो दैट इज नोन एज फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, एमिट हाईली फ्लूइड लावा। अब क्यों प्लेटो की फॉर्म में या प्रोविंस बोला गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लूइडिक इन नेचर होता है, इसलिए फैल जाता है। सो दैट फ्लो ओवर लास्ट डिस्टेंसेस, लेट अस डेक्कन ट्रैप, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से फ्लो हुआ, ये लार्ज इलाके हैं जो कवर हो गए किसके द्वारा, वोल्केनिक मटेरियल के द्वारा। मिड ओशनिक रिज, दीज वोल्केनोज अकर इन दी ओशंस मिड अटलांटिक रिज, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि मिड अटलांटिक रिज जो होती है, हम पढ़ेंगे इसको ओशनोग्राफी में भी। अब ये समझ लीजिए कि मिड अटलांटिक रिज में रीजन है जहां पे प्लेट्स जो है मूव एक दूसरे से दूर कर रही हैं, तो यहां पे क्या होता है, दीज आर व्हाट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था आपने, दूर कर रही है, तो यहां पे अलग अलग तरीके रिजेस बन जाती है, क्योंकि यहां पे मैग्मा बाहर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो देयर रिजेस दैट आर क्रिएटेड ओवर हियर, हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पढ़ा था। तो ये तरीके की जो रिजेस या माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं आपके, दीज आर वॉल्केनोज, मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोज, ये जैसे मिड अटलांटिक रिज में आपको मिलता है। सो दीज आर अगेन अनदर टाइप। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू स्टडी इन द जियोमॉर्फोलॉजिकल पार्ट। होपफुली आपको मैंने जितनी चीज़ें कराई आपको समझ में आई होंगी, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई हैं, समझाई हैं, लिखाई हैं, और सारे कॉन्सेप्ट्स मच मोर देन एनसीईआरटी एंड मच मोर देन व्हाट दी स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो रेफर बताया गया है, और ये यूपीएससी के प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत मदद देगा और सफिशिएंट भी होगा, इसलिए कृपया करके इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, रिवाइज करिए, डायग्राम्स को दिमाग में रखिए ताकि आप उसको याद कर सके, इसी वजह से मैंने हर चीज़ को हैंडमेड डायग्राम्स बनाए हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू इट वेल। ऑल द बेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा, कुछ चीज़ आप चाहते हैं मैं और ऐड करूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी टू even include as per the demands of the students, but tell me how you liked it, आपने कुछ सीखा, आपको कुछ पता लगा, कुछ और नॉलेज मिली, तो do let me know. Take care, lots of love from my side and my team. Take care and जय हिंद।